अब बैंक में फ़ोन कर रहे सर जी बजट आ रहा है कितने करोड़ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रखिए। दौर पुराना हो या नया हो, निशारी साहब डोमेन आपको नहीं टिकने देती। ऑल राइट्स आर फ्री इनसाइड एंड आप जितना मर्जी उसको इस्तेमाल करें। क्यों नहीं हुआ कि एक की बजाय दो, दो की बजाय 400 वाटर पार्क बनते? आप ही ने क्यों नहीं किया? चलें बाकियों को तो छोड़े। शावर के ऊपर जो हेड लगा होता है वो उतार के ले जाते थे। इंटरनेशनल लेवल के साथ compete करना है तो सर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अभी हम बहुत पीछे हैं। टेक्निकल एजुकेशन की अब जरूरत है, अब स्किल डेवलपमेंट बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने। ये हमें अब इवन MBAs वी डोंट नीड MBAs नाउ, MBA का दौर भी खत्म हो गया कि हमारे सूबे आपस में यकजा नहीं। इंडिया की अगर बात करें वो सर 2 फुट का बनाएगा, 200 फुट का दिखाएगा। हम 200 फुट का बना के 2 फुट का क्यों दिखाते हैं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा अंडररेटेड भी है और निगलेक्टेड भी है, लेकिन पूरी दुनिया में इस डोमेन को इतनी पजीराई मिली, पाकिस्तान में भी इसकी ज़रूरत भी है। लेकिन मैं आज के अपने मेहमान से जानने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने इस टॉपिक के अंदर कैसे कदम रखा और क्यों नहीं इसको फिर फर्दर एक्सपेंड किया। मैं बात कर रहा हूँ वाटर एंड एम्यूज़मेंट पार्क की। सोवो वाटर पार्क का नाम लाहौर में रहने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने ना सुना हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क आज भी है। मेरा ख्याल है, मैं इनसे एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, इनसे ही पूछेंगे कि कब इन्होंने बनाया और उसके बाद क्यों पाकिस्तान में इस पूरी डोमेन के अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल लिशारी साहब की। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। सर बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है, मैं ये समझता हूँ आज की यंग जनरेशन के ये दिल की आवाज़ है जो आज हम बात करेंगे आपसे। तो आपके टाइम निकालने के लिए सर बहुत शुक्रिया और एक मज़ेदार सी आपसे डिस्कशन करनी है। ज़रूर। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इनिशियल लाइफ आपकी कहाँ पे पैदा हुए, एजुकेशन कहाँ से हासिल किया आपने? मैं और मेरा ख़ानदान सारा अबा अजदाद भी पक्के लाहौरी हैं। अच्छा। तो हम 14 पुश्तों से लाहौर में आबाद हैं। माशाल्लाह। तो दैट गोज़ बैक टू 1855। तो जंग में हमारी रहाइश थी। अब वहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बना ली है, प्लाजा बना लिया, मेरा दफ्तर भी वहीं पे होता है। सही। तो शुरू की मेरी तालीम सेंट एंथनीज हाई स्कूल की थी। उस दौर में मिशनरी स्कूल्स बहुत ज़्यादा थे, डॉन बॉस्को, कनेड कॉलेज और इस तरह के कैथेड्रल। तो वहाँ से उस दौर में मैट्रिक हुआ करता था। तो मैट्रिक किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से FSC की। तो मेरी अपनी कोशिश तो थी कि मैं लिटरेचर में जाऊँ। ठीक है। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैंने मैट्रिक के दौर में ही गालिब, देवदाग देलवी और मीर तकी मीर और दुनिया जहान के बाकी के शोरा पढ़ छोड़े थे, और इंग्लिश में भी शैले और कीट्स और सारा कुछ। मगर मेरे वालिद चूँकि ख़ुद भी बड़े तालीम याफ्ता थे और MA भी थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे किसी टेक्निकल तालीम की तरफ जाएं। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, और शायद मैंने उस नौजवानी के आलम में कोई मैकेनो जोड़ दिया होगा, तो उन्होंने कहा ये मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो उस दौर में आपको पता है जहाँ माँ बाप कह दें बच्चे उसी तरफ चले जाया करते थे। आज का दौर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, दे हैव देयर ओन चॉइसेस नाउ। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में MA उर्दू के शौक़ में चला गया। सही। दाखिला भी मिल गया, मगर वालिद साहब ने इंसिस्ट किया और फिर यूनिवर्सिटी में मेरे दाखिला खुद ही दिलवा दिया। ठीक है। और ख़ुद ही मुझे चिट दी कि फ़ीस पे हो गई है, कल से आपने उधर नहीं जाना, उधर जाना है। तो आई वेंट टू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो उधर भी मेरा शौक़ क्योंकि इंजीनियरिंग का नहीं था, तो मगर वालिद साहब के कहने के मैं पढ़ रहा था, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता धक्का ही खा रहा था। सही। फिर जब मैं 3rd ईयर में था तो मेरे वालिद साहब मेरे कमरे में आए, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौर में नया नया ट्रांजिस्टर रेडियो आया था जी। तो मैं सरहाने के नीचे ट्रांजिस्टर रख के ऊपर कान रख के तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और इस तरह के जो सिंगर हैं उस दौर के, तलत महमूद, बच्चों ने शायद उनके आज नाम भी नहीं सुने, बिल्कुल सही है, तो उनके गाने सुन रहा था। ठीक है। तो हम समझते हैं माँ बाप को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, पर उस दौर में भी और आज के दौर में भी माँ बाप को पता होता है। बिल्कुल सही है। तो वो आए, उन्होंने कहा कि ज़रा मैंने तुमसे बात करनी है, सरहाने के नीचे से रेडियो बंद करो। और तो मैं वो इसलिए रखा था कि उनको आवाज़ ना आए। तो फिर उन्होंने मुझे कोई 1.25 घंटे का लेक्चर दिया। सही। और उन्होंने मुझे ये कहा और मुझे समझाया कि इंजीनियरिंग कर लो,
फिर जितने मर्जी गाने सुनना, जितनी मर्जी शायरी करना, जितने मर्जी शायर पढ़ना, मगर ये डिग्री ले लो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी बुनियाद होगी और ये तुम्हारा करियर बनाएगा। ये इससे तुम्हारा करियर नहीं बन सकता। ठीक हो यू गया। कैन बी ए गुड राइटर, नो डाउट, मगर ये करियर नहीं होगा। और मैं तुम्हें मना नहीं करता, दैट वाज हिज टैक्टफुल वे ऑफ सेइंग दैट। उसके बाद जो मर्जी कर लेना। सही। और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें पढ़ने का शौक़ है, तुम किताबें पढ़ते हो, तो जब इंजीनियरिंग की किताबें भी पढ़ोगे ना तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ने का तो शौक़ है। सही। तो मैं उस दिन से फिर दैट वाज माई ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सारी किताबें छोड़ दी, इंजीनियरिंग पढ़ी, इंजीनियरिंग की, और फिर मैं कुछ साल मैंने नौकरियां भी की इंजीनियरिंग की। तो दिस इज़ हाउ माई इनिशियल एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़। अच्छा सर, इसी से एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, उससे पहले हम आगे बढ़ें। आपने कहा कि आपके फादर का प्रेशर था आपकी तरफ कि जी इंजीनियरिंग ही की जाए। आज भी काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारी फैमिलीज़ में ये ट्रेंड देखा जाता है कि बच्चे को नहीं जी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये एक किस्म की समझ लें हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर एक स्टैंप लगी हुई है कि ये दो शोबे होंगे तो बच्चा कामयाब होगा। आप क्या समझते हैं? आज आप ख़ुद भी माशाल्लाह एक फ़ादर हैं, आपने भी क्या अपने बच्चों पे यही प्रेशर डाला या उनको लिबर्टी दी? क्योंकि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे बीइंग अ पेरेंट कि अगर आप अपने बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक जाने दें, हाँ उसको पॉलिश ज़रूर करें, लेकिन जो करना चाहता है उसको करने दें, तो वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। आपकी बात बिल्कुल बजा है, मगर जिस दौर की मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त प्रोफेशन ही बड़े थोड़े थे। हाँ ऐसे ही है। ठीक है जी। और जैसे आपने कहा कि 2-3 प्रोफेशन ही थे जी। और मेरे वालिद की ये भी शौक़ थी कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करूं, मैंने नहीं की। अच्छा। क्योंकि उस वक्त सिविल इंजीनियरिंग बड़ी टॉप पे थी। जी, और जी, सिविल जी। इंजीनियरिंग में चूँकि करप्शन बहुत होती थी, तो मैंने वालिद से यही कहा कि वो बहुत करप्ट महकमा है जिसमें आप मुझे कहते हैं मैं इंजीनियरिंग करूं, मैंने नहीं करनी। सही। तो आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल उस वक्त अभी थोड़ी थोड़ी आ रही थी और इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत काफ़ी बाद में आई। जी बिल्कुल। तो जो आपने कहा ना आपके सवाल की तरफ, अब वो तो एक पहली बात है, वो दौर नहीं रहा। अब वो सोच का और वो समझने का दौर है, रीज़न का दौर है। उस वक्त ताबेदारी का दौर ज़्यादा था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। मगर मैंने अपनी औलाद सारी को गिव देम द फुल फ्रीडम, वेरी कुछ नाइस। जो भी वो करना चाहते हैं कर लें। मैंने कहा मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि जिस चीज़ का बच्चे को शौक़ होगा ना, और ही विल एंजॉय वर्किंग इन दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज हमारी तरह इंजीनियरिंग तो कर लेंगे मगर वो इंजीनियरिंग का उसको मज़ा नहीं आएगा। जी ऐसे तो ही। मैंने सारी उम्र इंजीनियरिंग तो की 6-7 साल, मगर मैंने मैनेजमेंट ज़्यादा की, इंजीनियरिंग कम की, क्योंकि वो मेरी एक फील्ड थी जी। कि बंदों से काम कैसे लेना। और अब भी मैं सबसे ज़्यादा यही कहता हूँ, सबसे बड़ा आर्ट ये है हाउ टू डील विद पीपल। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आज के दौर में स्पेशली पाकिस्तान में तो अभी भी ये बड़ा मुश्किल काम है। सो दैट आर्ट आई हैड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नाइस। इंजीनियरिंग मेरी साइड पे थी, मैं लोगों से काम ले लेता था और मैं कामयाब भी हो जाता था। सही। तो आज के दौर में यू विल सरप्राइज टू नो, मेरी बेटियां भी सारी बाहर से पढ़ी हैं माशाल्लाह। और एक बेटी जो मेरी बहुत ही लाडली थी और मैं समझता था कि उसको कुछ आता ही नहीं है, वो गिलास का पानी भी किसी को कह के मंगवाती है। तो शी वांटेड टू डू हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम यूके। अच्छा। तो पूरे एक साल मैं शशो पंज में रहा कि इसको भेजूँ कि ना भेजूँ, कि ये कैसे मैनेज करेगी अपने आप को। एंड बिलीव मी, शी इज़ डूइंग द बेस्ट आउटसाइड। वाह क्या बात है। शी इज़ साइकोलॉजिस्ट। अब हम उस दौर में साइकोलॉजिस्ट किसी को बनाना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। ठीक है जी। वो अब वहाँ पे NHS में काम कर रही है यूके में और गोरों का दिमाग ठीक कर रही है। तो इसी तरह मेरा माय सन कार्डिफ से उसको पढ़ाया और वो वापस आया। तो वो आप हैरान होंगे कि मेरे घर में ही इज़ अ ड्रमर, इज़ अ वेरी फाइन ड्रमर। और उनका अपना एक बैंड है, शायद आपने शायद नाम सुना हो, बयान के नाम से। बयान। ठीक है। तो बयान इस वक्त भी बड़ा पॉपुलर जा रहा है पाकिस्तान में। एंड दे वन वो जो कंपटीशन पेप्सी का कराया करती थी, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, उसका वो विनर हुआ है। तो आई गेव हिम फ्री फ्रीडम। और अब घर में उसने, जैसे आपने ये स्टूडियो खोला, उसने अपने म्यूज़िक का स्टूडियो खोला हुआ। क्या बात है। ऑफ टाइम में वो अपना शौक़ पूरा करता है और उसको पूरी आज़ादी है। सही। और मैंने तो यहाँ तक जब सीख रहा था तो कहा कि तुम्हें उस्ताद रख देते हैं। अतः कि हम जो बलोच फैमिलीज़ हैं, लिशारी फैमिलीज़, ये बड़े इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जी जी। ठीक है जी। क्योंकि ये वो सरदारी निज़ाम के लोग हैं, जैसे बलोच सरदार होते हैं, कहो लो थोड़ा सा सरदारी निज़ाम में बहुत डिलूट हो गया जी। तो घर में उसने कहा नहीं मैं खुद ही सीख लूँगा, क्योंकि आजकल ये इंटरनेट की दुनिया है, सारा कुछ मिलता है। सारा सीख लेते हैं। वर्चुअल उस्ताद मिलते हैं आजकल। तो वाह वर्चुअल उस्ताद मिलते हैं।
और वो फिर सीख गया और इज वेरी वन ऑफ द बेस्ट ड्रमर्स इन पाकिस्तान एंड आई हैव गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू डू दैट। देखिए अच्छी बुरी डोमेन कोई भी नहीं होती, डोमेन आपने खुद बनानी। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि आपने सिविल में इसलिए नहीं किया कि करप्शन थी। अब बात यही आ जाती है कि ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक म्यूजिशियन होने के बावजूद भी आप अपनी अच्छी और बुरे का खुद फैसला कर सकते हैं। अब एक ही घर में एक बेटी आपकी देखे साइकोलॉजिस्ट है, दूसरा ड्रमर है, हालांकि कितनी डाइवर्सिफाइड डोमेन है दोनों, एक बिल्कुल ही डिफरेंट, एक बिल्कुल डिफरेंट। और आपका अपना कोर बिजनेस है। ह्यूमन डेवलपमेंट में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमएससी करके आई, अभी आई है वापस और ह्यूमन डेवलपमेंट में वो कर रही है काम। क्या बात है। तो अब मैं जिसमें अर्ज कर रहा था ना, अब बहुत से वेन्यूज़ खुल गए हैं। पहले ऐसे वेन्यूज़ नहीं थे। पाकिस्तान नया नया बना था, टेक्नोलॉजी भी बड़ी कम थी, यूनिवर्सिटियाँ बड़ी कम थी और अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी कम थी। बिल्कुल। तो अब देखें ना, अकाउंटेंट आपको चाहिए, ठीक है जी, ये आपका जो सिस्टम आया हुआ है डिजिटलाइज का, पहले कहाँ था? बिल्कुल ऐसे ठीक है जी। तो इसमें भी अब देखें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ई कॉमर्स हो रही है, ई परचेज हो रही है, अब घर बैठे फ़ोन करें चीज़ घर आ जाती है। दिस सिस्टम वाज नॉट देयर एट द टाइम। ट्रू। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि अभी वो जो था ना कि इस डोमेन में पैसा है, इसमें नहीं। अब मेहनत वाला अगर बच्चा है ना, तो सर अगर पाकिस्तान में चीज़ नहीं भी मौजूद, बाहर से काम ले रहे हैं कितने बच्चे। अब देखिए पाकिस्तान ओवरऑल फ्रीलांसिंग का भी आपको आइडिया है। फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान इस वक्त तीसरे चौथे नंबर पे आ गया पूरी दुनिया में। आज से 5-7 साल पहले हम 8वें 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे थे, और आज तीसरे नंबर पे क्यों आए? कि बच्चे ने अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो ख़त्म करके ग्लोबल चला गया। बात असल यही है कि आप हमारे नौजवान बच्चे को किसी भी स्टेज पे अपॉर्चुनिटी तो दें, बिल्कुल, उसको एक फ्रीडम ऑफ वर्क तो दें, उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो दें। फिर देखें ये एक ब्रीफ केस लेके सारी दुनिया को उस ब्रीफ केस में बंद करके ला सकते हैं। मगर आप जब रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देते हैं, हर मरहले पे आपको इंडस्ट्री लगाएं, तो 36 महकमे आपके ऊपर रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। एक जो एक वन विंडो ऑपरेशन की बड़ी बात होती है इस मुल्क में, वो नहीं होता। तो हमारे हाँ टैलेंट ज़रूर है, मगर उसको पॉलिश करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। ऐसे ही है जी। हम पीछे इसी वजह से है ना सर। देखें बात यह है कि कोई करना चाहता है उसको करने नहीं दिया जाता, और जो नहीं करना चाहता वो तो वैसे ही नखट्टू है। तो पूरा मुआशरा इस वक्त जो है ना बदहाली का शिकार है। लेकिन आप जैसे लोग सर जब तक के शमा जलाते रहेंगे, रोशनी बखेरते रहेंगे, तो नीचे हमारी जो ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि बड़ा ज़रूरी है। देखिए आपने 30-35 साल 40 साल अपनी ज़िंदगी के एक डोमेन को जब दिए होते हैं ना, तो कुछ तो किया होता है। अदरवाइज़ देखें दौर पुराना हो या नया हो, नशारी साहब डोमेन आपको नहीं टिकने देती अगर आपने कुछ नहीं किया। तो बात यह है कि अगर आपने इतना कुछ किया है तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि कम्युनिटी को गिव बैक करें। नए जो यंग बच्चे हैं उनको बताएं। अब मैं बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, यंगस्टर के साथ भी, आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी। अब मुझे अक्सर एक फ़ीडबैक आता है, यार आप थोड़ा सा जो है ना अपने कंटेंट को लेके जाएं टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन, जहाँ पे आपको व्यूज़। मैं कहता हूँ देखिए व्यूज़ तो है। अब मैं एक 20 साल का बच्चा इस कुर्सी पर बैठा के उससे मोटिवेशन की बातें करूँ, क्या उसके पीछे बेस है? वो तो रटी रटाई स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे ही वही मोटिवेशन की बात करूंगा तो सर इसके पीछे 40 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे। मेरी लर्निंग के साथ साथ मेरे व्यूअर्स की भी तो लर्निंग हो रही है ना इसमें। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। सर वापस आते हैं दोबारा आपकी इनिशियल लाइफ पे। पहली जॉब आपने जब एजुकेशन ख़त्म की, पहली जॉब कहाँ पे की? ये सबसे पहली जॉब ना जी मैंने की थी, उस कंपनी का नाम था MCP, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। वो उस दौर में वापडा, अभी ये लेस्को शस्को तो नहीं बने थे, तो वापडा थी, तो उसकी सिस्टर कंसर्न थी। ठीक है। उस वक्त नया नया दुनिया में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट आ रहा था, बुलडोजर, स्क्रेपर्स, ग्रेडर्स अभी पाकिस्तान में आने शुरू हुए थे। सही। ठीक है जी। तो MCP में मुझे जॉब मिली, तो वो हम बना रहे थे वहादत रोड, फिरोजपुर रोड से लेके मुल्तान रोड तक, के कुछ 6 किलोमीटर बनती है। ठीक है। तो उस वक्त ये बहुत टूटी फूटी और सिंगल रोड थी। तो आई वॉज दी SDO व्हाट दे यूज्ड टू कॉल एट दैट टाइम। ठीक है। तो उस वक्त तो वो जॉब इस तरह से थी कि उनका ख्याल था कि नया इक्विपमेंट आया, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, तो इक्विपमेंट को भी लुक आफ्टर करेगा और सड़क भी बनाएगा। सही। तो देखिए सड़क तो सिविल वालों में नहीं, सिविल वाले बनाते हैं, मगर वो डोल काम मेरे से लेना चाह रहे थे कि भाई असल तो मसला ये कि नई मशीनरी आई है, ये पता नहीं हैंडलिंग कैसे होगी, तो मैकेनिकल इंजीनियर रखें, सड़क बनाना कौन सा काम है, ये तो बनाते आए हैं, हम तो कर लेंगे। तो वो मैं बना रहा था और चल रहा था काम। उसमें भी खैर जो हिंड्रेंसेस आई वो करप्शन की होती उस दौर से करप्शन चल रही है। ठीक है जी। तो ये मैं लेट 70s की बात कर रहा हूँ।
तो चलें, लेट बी दैट असाइड, क्योंकि करप्शन कोई इतना बड़ा हमारे मुल्क का इशू ही नहीं है, वी डोंट केयर जितना मर्जी को करप्ट हो जाए। जितना बड़ा करप्ट उतना बड़ा नेक आदमी। इसलिए उसको छोड़ें। तो मैं उधर काम कर रहा था, तो टेंट लगा हुआ था, तो मुझे किसी ने आके कहा जी कि बाहर कोई गोरा आपसे मिलना चाहता है। मैं गोरा काला भेज दो, मिल लेते हैं क्या। सो ही वॉज सम ब्रिटिशर एंड ही वॉज लुकिंग फॉर पीपल टू रिक्रूट। तो उसने मुझे कहा जी मैं आधे घंटे से आपको काम करते हुए देख रहा हूँ, आप आगे पीछे भाग रहे हैं, तो आई वॉन्ट यू टू गो विद मी टू सऊदी अरेबिया। उस दौर में बहुत जा रहे थे, नए नए पासपोर्ट खुले थे, भुट्टो साहब का दौर था। सही। तो मैं भी बड़ा खुश हो गया कि चलो भाई बाहर जॉब मिल रही है तो ठीक है। तो मैंने उनको अपना पासपोर्ट दे दिया, कहा जी वीज़ा लगवाएंगे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मुख्तसर शेयर करें, बल्कि सर शेयर करेंगे, सुनाता हूँ आपको। तो मैंने आके अपनी वालदा को तीसरे चौथे दिन बताया कि जी इस तरह से, उससे पहले मेरे वालिद की डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा नहीं जाना। ठीक है। मैंने कहा जी क्यों नहीं जाना। कहती बस मैंने तुम्हें कह दिया ना कि नहीं जाना। फिर वही बात है, उस दौर ताबियादारी का दौर था, हमने दूसरे सवाल नहीं किए, उनको जाके कहा कि जी हमने नहीं जाना। वो तो नाराज़ हो गया मुझसे। कहने लगा कि आपको सेलेक्ट किया है, आपका वीज़ा लगने लगा है, 3 महीने का के अंदर वीज़ा लगता है, मैं नया सिलेक्शन करूँ, नए बंदे को भेजूँ, तो तुमने तो मेरा सारा काम ही ख़राब कर दिया। तो कहता रीज़न। तो मैंने कहा मेरी माँ नहीं जा सकती थी। कहता है किसका क्या तल्लक है, माँ का क्या तल्लक है इससे। मैं कहा सारा तल्लक ही माँ से। उनको तो नहीं इस चीज़ का आइडिया ना। मैं कहा मेरा तो सारा तल्लक ही माँ से है, वो अगर ना आए तो फिर ना आए, बात ख़त्म हो गई। तो वो बड़ा नाराज़ हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पासपोर्ट लिया। 2 महीने गुजरे नहीं, जिस कंपनी के साथ MCP के साथ मैं काम कर रहा था, जिस पाकिस्तानी कंपनी, उनको इराक़ में काम मिल गया। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया। फिर अब मैं फिर अपनी माँ के पास गया। मैं कहा माँ जो अब बताएं ये अब कंपनी के, तो बताओ क्या है। मैंने बताया सारी पाकिस्तानी कंपनी है और यहाँ से सारे पाकिस्तानी जाएंगे और एक जगह रहेंगे, हम कैंप बनेगा। ये कहते नहीं चला जा। तो मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि अगर एक दरवाज़ा मेरे लिए बंद हुआ तो वो 2 महीने बाद दूसरा दरवाज़ा मेरी माँ की बरकतों से खुल गया। और फिर मैं आई वॉज द फर्स्ट फ्यू पीपल टू गो टू इराक विद इन माई ओन कंपनी। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार सबसे पहले इसको भेजो ना, ये तो कुछ गड़बड़ नहीं करने देता वादिस रोड पे। तो मैं चला गया। तो वो इस तरह से फिर मैंने 6 साल इराक में गुजारे। सही। आई वॉज एट टाइम जूनियर इंजीनियर, फिर मैं वहीं सीनियर इंजीनियर हो गया। फिर मुझे एक और कंपनी ने हायर कर लिया, उसको वो उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं फिर नॉर्दर्न इराक में चला गया, जो कुर्दी एरिया उनका। तो उधर मैंने 2 साल गुजारे। फिर उधर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर मीन्स टॉप बॉस एंड अ वेरी यंग एज। आई वॉज द टॉप बॉस। और उसमें आपको पता है फिर जेलसीज भी होती हैं और बड़ा कुछ होता है। तो फिर ईरान इराक वॉर शुरू हो गई, फिर सारा मामला चौपट हो गया। तो देन आई केम बैक। When I came back, तो I joined first ये रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी डेस्कॉन। I spent an year there। तो उसके बाद फिर मैंने नेस्पाक में चला गया। सही। तो नेस्पाक में भी मैंने 1 साल लगाया, क्योंकि दे पोस्टेड मी टू कोयटा, वहाँ के वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट था। तो सर्दियाँ आ गई और फिर आपको तो वहाँ काम बंद हो जाता है। तो मैं वापस आया। तो अगली सर्दियाँ फिर मैंने कभी मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं फैमिली मैन हूँ। अब मैं ये मेरे लिए इराक और कोयटा एक बराबर ही है। आप भी उधर मुझे फैमिली स्टेटस भी नहीं दे रहा है, तो मैंने नहीं जाना। पर उसी दौरान इन हमारा, जिस तरफ आपने शुरू में इब्तदाइये में बात की, तो वाटर पार्क का काम शुरू हो गया। ठीक है। तो उस दौर में ये आइडिया कहाँ से आया, बल्कि पहले इस तरह था कि हम भाई और दोस्त थाईलैंड गए, सिंगापुर गए, तो वी फर्स्ट टाइम सॉ दिस पार्क्स देयर। तो स्विमिंग हमारा फैमिली समझ लें स्पोर्ट्स है। मी माई सेल्फ एम दी पाकिस्तान कलर होल्डर इन स्विमिंग एंड वाटर पोलो। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरा जो छोटा भाई है, जो पार्टनर भी है, ज़ुरैज़, ही हैज़ बीन कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान स्विमिंग टीम एंड लेड द स्विमिंग टीम टू चाइना। तो स्विमिंग हमें बड़ा शौक़ था। तो हमने कहा यार ये तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ये लगाना चाहिए। तो फिर हमने कोशिश की कि कोई ज़मीन एक्वायर कर लें, वो नहीं हुई। फिर अपनी ज़मीन ख़रीदी, फिर पैसे भी इतने नहीं थे, फिर बैंक से लोन लिया। उस दौर में NDFC होता था, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनसे लोन लिया। वो भी बड़ी मुश्किल से हमें लोन मिला, क्योंकि नोबडी वाज कंड्यूसिव कि यार ये वाटर पार्क भी कोई चीज़ होती है। हमें जितने भी उस वक्त बैंकर्स थे वो यही कहते थे कि इंडस्ट्री लगा लें,
कोई ऐसा प्रोडक्शन यूनिट लगा ले। हमने कहा जी हमारा दिल तो इधर आया हुआ है, तो हमने तो यही काम करना सही। है। अल्टीमेटली कह खिला के सिफारिशें करके तो हमें लोन मिल गया, और वो भी उन्होंने उस वक्त कहा कि हम आधा देंगे। उस दौर में हम 1,60,00,000 मांग रहे थे। ये किस साल की बात है? ये 88 की बात है। 86 में हमने 86 में हमने शुरू किया, ठीक है। 88 में हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके। तो ये 2 साल लगे हमें बनाने में। और ये लैंड कितनी थी सर टोटल? उस वक्त लैंड थी 16 एकड़। 16 एकड़। तो इस बाद में वक्त इसकी तो 32 सी हुई। एकड़। अच्छा 32 हुई। 32 सही। एकड़, आज ठीक 32 है। एकड़ है। तो स्टार्ट इसका 16 एकड़ से 16 हुआ था। एकड़ से किया था। सही। क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे ज़्यादा नहीं थे, मगर हम बाद में फिर जो 7 ज़मीनें लगती थी वो खरीदते गए, चीज़ें भी ऐड करते गए। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। कि भी हमें एक तो पानी से शगल था, फिर हम सोच रहे थे कि सारे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में कोई पार्क नहीं है। गिलानी पार्क है, कोई और लाहौर का वो पार्क है, मगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। सही। और उन पार्क्स में भी कोई अम्यूजमेंट आज तक नहीं है। हाँ, उसका ये जल्लो पार्क भी था। वो होता ये है कि उन पार्कों में यू क्रिएट योर ओन एक्टिविटी। जी। हम एक्टिविटी बनाई आपको दे रहे हैं कि आके आप यूज़ कर लें। बिल्कुल। तो ये बड़ा फ़र्क था। और माशाल्लाह पहले दिन से लेके आज तक 32 साल हो गए हैं, बड़े अच्छी तरह से चल रहा है। वरना कई बिजनेसेस आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो इस वक्त तक माशाल्लाह ठीक चल रहा है। मतलब कि हम असल में जो ऑफ द ईयर मेरी और आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि इस पे इतनी एक्सपेंशन, इतनी तरक्की इसलिए नहीं होती कि पाकिस्तानियों का जो परचेजिंग पावर है ना वो बड़ी कम है। ठीक है। अब हमारे पार्क का टिकट इस वक्त भी 32 साल के बाद इट इज़ जस्ट 900 रुपीज़। ठीक है। इस पे आगे जाकर मैं बात करूंगा बल्कि आपसे। जब ये आपने प्रोजेक्ट लगाया पाकिस्तान में, तो इसकी ज़ाहिर है उस वक्त तक कोई बुनियाद नहीं थी, कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो जो इसकी पूरी राइड्स वगैरह का स्ट्रक्चर और बाकी सारा इसका जो आपने ड्राइंग वगैरह बनवाई, क्या वो लोकली किया सारा या बाहर से बुलाया? नहीं, वो इम्पोर्ट की थी हमने। ठीक है। ड्राइंगें हमने, जैसे आपको बताया ना मैंने, तो जो थाईलैंड में जिसने पार्क बनाया, फिर हमने उससे उसी कंपनी से किया। उसी कंपनी से लिया। अब बनाया तो ऑब्वियसली इधर, क्योंकि हम एज इंजीनियर तो बुरे नहीं हैं, मगर डिज़ाइनिंग हमें उस वक्त नहीं आती थी। सही। मगर सारी कंस्ट्रक्शन यहीं हुई। कुछ चीज़ें बाद में हमने इम्पोर्ट भी की हैं। ठीक है। इनिशियली जो हमने मेन स्लाइड बनाई या स्विमिंग पूल बनाया, चेंजिंग रूम्स एंड ऑल दैट, तो वो उस वक्त ड्राइंग हमने, वो मुझे अभी याद है, उस बंदे का नाम सोमचित, उन्होंने चूँकि पहले बनाई हुई थी ये स्लाइडें और डिज़ाइन किया हुआ था, तो उन्होंने हमें काफ़ी सस्ती दे दी। अच्छा। क्योंकि वो तो बना चुके थे, नहीं तो बना नहीं रहे थे हमारे लिए, उनके लिए तो वो कागज़ इधर से उधर हमें पकड़ा दिए, इतनी सी बात ही थी ना जी। ऑलरेडी डिज़ाइन था, उन्होंने कहीं किया हुआ था पहले का काम। तो फिर हमारे यहाँ बनाने वाले हमारे बहुत बंदे अच्छे हैं, उन्होंने उसी तरह ड्राइंग को डुप्लिकेट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेके पहले 2-3 दिन तो खैर इट वाज गेट क्रैश, क्योंकि उस दौर में सिर्फ पीटीवी होता था, बाकी के तो चैनल्स होते नहीं थे। तो उसी पे इश्तिहार 4-8-5 फेंके हमने। सही। तो बस फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और आज तक वो चल रहा है और गोइंग गुड। और अभी भी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क ऐसी है, वाटर पार्क खास तौर पे सबसे बड़ा यही है। तो आपको क्या लगता है सर, क्योंकि मैंने जो देखा है अभी तो हर जगह पे जितनी दुनिया की एडवांस कंट्रीज़ हैं, दुबई देख लें आप, सिंगापुर देख लें, मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ तो एक नहीं 10-10 पार्क मौजूद हैं। दुबई की अगर बात कर लें या पूरे यूएई की बात कर लें, 7-8 पार्क हैं और एक से बढ़ के एक है। पाकिस्तान में भी इसका आपने ट्रेंड भी देखा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक की बजाय दो की बजाय 400 वाटर पार्क बनते? आप ही ने क्यों नहीं किया? चलें बाकियों को तो छोड़ें। देखें, बात वही है कि पहले हमारा ये ख्याल था, पहले आप कह लें कि 15-20 साल, कि इसी को इतना बड़ा कर दें डिज्नी टाइप, कि भाई कहीं और शहर में जाना ही ना पड़े। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं और शहर में जाके उसकी मैनेजमेंट करना हमारे लिए एटलीस्ट कल्चरली ज़रा मुश्किल चीज़ है। मगर जो आपने बात की, फिर बाद में ये जाना कि नहीं, इसको इतना बड़ा करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका टिकट हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। सही। ठीक है जी। तो छोटे छोटे हों तो वो बेहतर है कि भाई उसका टिकट अलहदा हो 200-400 रुपया, उसका 200-400 रुपया अलहदा हो। जब इकट्ठे करेंगे तो 1000-2000 का टिकट बन जाएगा। और एक जगह पे बैठ के, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि टिकट बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूँगा। अभी देखिए जो 2-4 बने हैं, ख़ासतौर पे ये अभी जो विंटरलैंड बना है बैरिया के अंदर, आइस के अंदर सारा उन्होंने बनाया, उसकी टिकट देख लें। और वहाँ पे आज तक भी आई थिंक 6-7 महीने हो गए, भरमार है रश की।
तो मैं भी देख रहा था, आप लोग बल्कि जब ऑफ लगाते हैं कोई 300 के भी टिकट कर देते हैं। इतनी लो एंड प्राइस रख के क्वालिटी को गिराना, क्या ये सही है? इतना बड़ा पार्क, इसकी क्वालिटी को अगर देखें आए दिन, मतलब अभी अगर इसकी वाटर पार्क की जैसे ही बात होती है, माजरत के साथ कभी भी इसको प्रीमियम में नहीं लिया जाता। लेकिन आज की हमारी जो कम्युनिटी है, जो आज के हमारे यंग बच्चे हैं, ये चाहते हैं प्रीमियम। और देखें, अगर आप 900 की बजाय इसको 2000 की टिकट कर दें, लेकिन वहाँ वही फैसिलिटी दें जो दुबई में वाइल्ड वादी में मिलती है आपको, या जो रासुल खैमा में एक्वा वेंचर पार्क में मिलती है, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? देखिए बहादुर, जो आप जो कह रहे हैं ना, हमने शुरू से इसको डिज़ाइन और डिवाइस इस तरह से किया था कि दिस विल बी फॉर द मासेस। ठीक है, यानी कि जो कम आमदन वाले लोग हैं वो भी इसमें आ सकें। सही है। इट्स नॉट फॉर द एलीट। ठीक है। एलिट्स के लिए और क्लब्स भी हैं और भी छोटी मोटी इस किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। हमारा ख्याल था कि आम आदमी भी स्टार्टेड विद ₹7 एज अ टिकट। ठीक है। और वो तो इसलिए जो वो मैंने भी वो सारे पार्क देखे हैं, क्योंकि हमारा धंधा ये वाइल्ड वादी भी देखी है और भी देखे हैं सारे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं और बहुत, और उनकी बुकिंग तक नहीं मिलती है। जी, ऐसे ही और महंगे भी बहुत हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। तो हम अगर उस तरीके से महंगा कर देंगे तो जो ये देखिए, दिस इज़ थ्योरी बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यू वांट टू वर्क ऑन मासेस कि विजिटर ज़्यादा हैं या टिकट ज़्यादा हो। ठीक है। ये हम भाइयों में भी बड़ी डिबेट होती रही है और उसमें मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि विजिटरशिप बढ़ाएं। ठीक है। टिकट चाहे ₹50 बढ़ा दें, ₹100 बढ़ा दें, ना ज़्यादा करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो जब वो मल्टीप्लाई होगा विद द मासेस के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब देखें हमारे पार्क में एट टाइम्स 5 से 6 हज़ार बंदा भी आ जाता है। ठीक है। तो उसको अकोमोडेट भी करते कैपेसिटी हैं। आपकी 10,000 की है ना? जी, कैपेसिटी हमारी 10,000 की है। सही है। तो 14 अगस्त को इतने भी आ जाते हैं ऐसे ही त्योहारों पे भी। मगर हैविंग सेड दैट, हमें बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द टिकट सही। एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इनसाइड। उसमें थोड़ा सा जो आपने बात की, हमें नुकसान भी होता है कि जब इस किस्म के थोड़े से लोग आ जाते हैं ना, वो फिर अक्ल तमीज़ से नहीं चीज़ को इस्तेमाल करते, तमीज़ हमारी ख़राब भी हो जाती है, उसको हम मेंटेन भी करते हैं। फिर किसी वक्त हम डिस्करेज भी होते हैं कि यार ये किस किस्म के लोग होते हैं, ये है वो है। मगर सारी चीज़ के बावजूद हम यही समझते हैं कि यार गरीब आदमी या कम आमदनी वाले लोग फिर कैसे जाएंगे। वो जिम खाना तो जा नहीं सकते, वो वैसेस भी नहीं जा सकते। वैसेस का तो खैर थ्योरी ही और है, वो मेंबरशिप पे है, हमारा टिकट पे है। सो और बड़ा इसलिए अफोर्डेबल है कि अगर ₹900 का टिकट है एडल्ट का, तो ऑल राइड्स आर फ्री इनसाइड एंड आप जितनी मर्जी उसको इस्तेमाल करें। ये नहीं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कर लो जितना कर लो। तो उस लिहाज से फिर और भी वो सस्ता पड़ जाता है। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर, लेकिन यहाँ फिर वही बात करूँगा कि क्वांटिटी तो आ गई, लेकिन क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? देखिए 2000 की भी अगर बात करें, इवन 1500 की भी बात करें, आप 900 से उठा के 1500 कर दें, क्वालिटी थोड़ी बेहतर कर दें, तो आपके साथ जो एक स्टैंप लगी हुई है कि ये बिल्कुल लो एंड एक्टिविटी है, या बिल्कुल माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए कि लो तबका जाता है वहाँ पे, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ना। अब उन लोगों का क्या कसूर है? क्योंकि और है नहीं। या तो होता ना कि सुपर वाटर पार्क की 4 कॉपियाँ बनी होती जी, ये प्रीमियम एलीट वाले यहाँ चले जाएं, मिडिल क्लास यहाँ पे चले जाए, चलें लोअर क्लास यहाँ पे चले, है नहीं ना। जब है ही हमारे पास एक, तो इवन बहुत सारी जगहों पे ये भी किया हुआ है, इवन दुबई में मैंने ये चीज़ विटनेस की है कि उन्होंने विद इन सेम पार्क कुछ एरिया को थोड़ा सा प्रीमियम कर दिया है कि वहाँ पे यू नीड टू हैव अ प्रीमियम टिकट। आप गोल्ड ले लें वहाँ पे, या आप सिल्वर लेंगे तो आप नॉर्मल वाले में जा रहे हैं, गोल्ड लेंगे या डायमंड लेंगे तो आप बेहतर वाले में चले। क्योंकि 32 कनाल बहुत बड़ा रकबा है सर, इसके अंदर ही बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है। बहुत सारा रकबा हमारे पास फ्री पड़ा हुआ है जिसपे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर आपकी बात के हवाले से मुझे याद आया कि हमने वहाँ पे कोई 18 कनाल में औरतों के लिए अलग जगह बनाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, वो दिस कन्फाइंड फॉर द लेडीज़ ओनली। हमारे माशरे और कल्चर में चूँकि मखलूत बेदिंग नहीं है, बिल्कुल, तो वो भी हमने पे 3-4 साल बाद जब सीखा कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, फैमिलीज हमें क्या कह रही हैं, तो बड़ी डिबेट के बाद फिर हमने वो अलहदा से चीज़ें बनाई। उधर भी स्लाइडें थी, उधर भी स्विमिंग पूल दिए, बाकी की फाउंटेन टाइप एक्टिविटी बच्चों के लिए हमने दी। उसमें पानी की गहराई भी कम है, हमें ये भी देखना होता है कि लोगों को स्विमिंग आती नहीं है, वो डूब ना जाएँ। ठीक है, लाइफ गार्ड रखे हुए हैं, तो सारा इंतज़ाम हमने किया। अब लेटली नहीं, कुछ साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में 8-10 साल हो गए, शायद इससे भी ज़्यादा हो गए, हमने बहुत बड़ा फ़िल्टर प्लांट लगाया जो कि पहले नहीं था। ठीक है जी।
तो अभी भी डेंगू हो कुछ हो हमारा सारा अरेंजमेंट होता है सही। कि ये सेफ़ हो और ये क्लीन भी हो, और क्लीनलीनेस पे भी बहुत पैसा खर्च होता है तो इसके वो ऊपर, सबसे ज़्यादा इसकी कॉस्ट ही उसमें है। कॉस्ट ही इसकी है। वाटर पार्क कहीं पे भी दुनिया में देख लें, हाँ, सबसे ज़्यादा उसकी फिल्ट्रेशन और क्लीनलीनेस, हाँ, यही तो इसमें दो हाँ, चीज़ें जी हैं। जी बाकी राइड्स तो इसमें इतनी बहुत ज़्यादा टूटने फूटने वाला सीन नहीं होता। नहीं है। इसी तरह जो हमारा वेव पूल है उसकी जो मशीनरी है वो बहुत हैवी है, जी। तो वो भी इम्पोर्टेड है सारी, तो उस पर भी ख़र्चा होता है। तो कहने का मकसद यही है कि हमारा ऑब्वियसली दिस कैन बी वन वे एज यू हैव मेंशन के भी एक हिस्सा ऐसा बना लिया जाए जहाँ पे लोग, मगर ना हमारे जो थोड़े से वेल ऑफ लोग हैं ना, पहले तो वो मरी जाते थे, अब उन्होंने मरी जाना भी छोड़ दिया। ठीक है जी, तो उनके लिए यहाँ पे आना जो है ना वो मुश्किल ही है। सर उस क्लास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा लिशारी साहब, वो क्लास तो छोड़ ही देना, उसने तो यहाँ आप उनके लिए वाइल्डवादी से बेहतर भी बना देंगे ना, स्टिल दे विल प्रेफर टू गो टू दुबई। बिल्कुल सही। मैं बात कर रहा हूँ सर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की, क्योंकि अभी जो वहाँ पे इशू आ रहा है ना, क्योंकि मैं बड़े अर्सा पहले गया था, आई थिंक सो 15 साल पहले अपने स्कूल लाइफ में, उसके बाद मैं नहीं गया, लेकिन अभी रिसेंटली फैमिली में कुछ लोगों का जाना हुआ है, तो उनका यही था कि ठीक है बहुत इम्प्रूव हुआ है, वो भी 15-20 साल पहले गए थे, अभी वो गए, उनका कहना ये था कि सफाई सुथराई में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। बात बड़ी अच्छी आपने की है सफाई सुथराई की। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे नेचर में ही सफाई सुथराई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अतः कि हमने पता नहीं कितने डस्टबिन रखे हुए हैं, जो वो अनगिनत है, और बड़े खूबसूरत डस्टबिन बनाए हैं फ्रॉक की शेप में, कि फ्रॉक का मुंह खुला है तो डस्टबिन है, तो लिख लिख के लगाया कि इधर फेंके। सही। उसके बावजूद चूंकि एक बंदे के अंदर नफासत नहीं है तो उसके लिए चीज़ फेंक देना कोई बड़ी बात नहीं है। आता कि पूल की सफाई के लिए भी हमने बंदे रखे हैं जो निकालते रहते हैं चीज़ें, ये है वो। तो आप हैरान होंगे कि शुरू में ना हम भाई दोनों तकरीबन सारा दिन ही उधर बैठते थे, अब तो ऑटो पे 32 साल हो गए हैं, थोड़ी बहुत को प्रेफरेंस होती भी होगी तो वी डोंट माइंड नाउ। तो एक बंदा आया, उसने ना दरख्त की टानी पकड़ी, तोड़ दी, तो मैं उसके पास गया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई ये तुमने क्या किया? की कीता जी मैं कहा तुमने टानी तोड़ दी दरख्त की। कहते तो फिर की होया? तो दरख्त तो भाई बड़ी मुश्किल से उगते हैं, 6-6 साल बाद थोड़ा सा वो अपना ज़ाहिर करते हैं, तो ही हैड नो सेंस कि उसने क्या किया और यहाँ इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह कोई चीज़ फेंक दें और किसी को कहेंगे यार डस्टबिन में रखो, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत मुश्किल है, आप देख लें सारी सड़कों पे, सारे माशरे में, तो उधर भी वही हाल है। बट स्टिल असल बात ये होती है कि हमारी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जो है ना जी लोग, वो खाकरोब है, और कम अज़ कम 17 के लोग खाकरोब है वहाँ पे, जो उठाते रहते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सैलरी एज वेल ना जी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी नफरी है वो मालियों की है, और जितने उधर आप दरख्त देखें वो सारे हमने लगाए हुए हैं, क्योंकि जब हमने ये ज़मीन ख़रीदी थी जिससे, उसने टालियाँ तक उतार ली, सारे दरख्त उतार के ले गया था, तो उसने बिल्कुल हमें मैदान दिया था। तो जितने भी आप इस वक्त ट्रीज़ वहाँ देखते हैं, श्रब्स देखते हैं, वो सारे हमने लगाए हैं, वो दिए, जब वो बड़े भी हो गए हैं। तो जब तक ये एक सिविक सेंस प्रॉपर लोगों में नहीं आती ना, इसी तरह है कि हर बंदे के पीछे एक पुलिसमैन तो नहीं फिर सकता ना। पुलिसमैन भी तो वैसे ही हुआ हुआ है ना, वो भी तो इसी मुआशरे में से, इसी उसमें। आप यकीन करें, मुझे भी इत्तेफाक हुआ कुछ 4 वीक पहले उम्रे का, मैंने हरम में एक पाकिस्तानी खातून को अपने बच्चे को पेशाब करवाते हुए देखा है, हरम के अंदर। मतलब इससे बड़ी कोई मुकद्दस जगह इस पूरे कुरैर्स पे नहीं है। अब उस औरत को गांव की लग रही थी, अब उसको कैसे को समझाया कि तुमने कितना बड़ा तुमने गुनाह किया है। तो हम तो यहाँ पूल की बात कर रहे हैं, या हम तो यहाँ पे मुआशरे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक तो इसी तरह किसी ने ना यूरिन कर दिया पूल के अंदर, हमें पता लग गया, हमने उसको बाहर निकाला और उससे कहा, मैंने उससे कहा कि मुझे ये बताओ, जब तुम नहा रहे होते हो कभी अपने टब में किया ये काम? उसके लिए यूरिनल अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इतने बाथरूम बनाए हुए हैं, फिर हमने बाद में कोशिश की कि उनके मुंह के आगे ही बाथरूम बना दे, जैसे स्लाइड के ऊपर चढ़ते हैं ना सीढ़ियाँ, उसके नीचे बना दे, दूर भी ना जाना पड़े। जी। मगर वहाँ वाली बात कि ही हैड नो सेंस कि क्या हो गया। आप देखें ना, उससे सारा पलूट हो गया ना जी, ऑफ कोर्स। दूसरे बंदे भी नहा रहे हैं, तो अकेला तो नहीं है। तो ये एलर्जी का कॉज बनता है। आप हैरान होंगे, शुरू में तो वो हमारे जो फ्लश सिस्टम के होता है वो सिस्टम, वो उतार के ले जाते थे, शावर के ऊपर जो हेड लगा होता है वो उतार के ले जाते थे। तो माय ब्रदर गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड वन डे, उसने कहा यार ये क्या सारा बंद कर दो। वो मैं कहा नहीं सीख जाएंगे, टूट गया और लगा दो, टूट गया और लगा दो। इन दी एंड 2, 4, 6 महीनों के बाद ये
तोड़ना बंद कर देंगे, सही। कोई बात नहीं, नुकसान हो रहा है ना, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम फैसिलिटेट करते रहें, अक्ल आहिस्ता आहिस्ता उनको आ जाएगी। आपके इस्तेमाल की चीज़ ही लगाई हुई है, हमने इसलिए तो नहीं लगाया हो। तो ये एक कल्चरल और माशरे का एक इशू है, मगर मैं समझता हूँ कि हमें अपने सियासी मैनिफेस्टो में भी सफाई को रखना बड़ा ज़रूरी है। सफाई, आप जो भी पार्टी है वो कहे जी सफाई होगी इस मुल्क में। आप देख लें यूरोप में किसी में हमारा मुकाबला करें, हम किसी से कम नहीं है, मगर सफाई हमारी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, सबसे पहले आप चीज़ ही नोट उसकी सफाई करते हैं। इशारे साहब इसमें बल्कि देखें ना, जैसे ही हम दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, दुबई चले जाएं, जैसे ही वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, किसी की मजाल है वहाँ पे कुछ कर रहे। अब वही बंदा जब वापस आता है लाहौर एयरपोर्ट से निकलते ही, अगर वो स्मोकर है तो सबसे पहले वो एयरपोर्ट के अंदर ही सिगरेट लगा के इस चीज़ को अपने आप को मर्द बताने की कोशिश करता है, देखो मैं यहाँ सिगरेट पी रहा हूँ। वहाँ क्यों नहीं कर सकता वो? वहाँ क्यों नहीं कुछ फेंक सकता? अभी एक छोटा सा बल्कि वाक़या शेयर करता हूँ। दुबई में ना इन्होंने वो बनाई, बस स्टेशन बनाए बड़े खूबसूरत, उन्होंने एलुमिनियम के वो बना के AC के कैबिन्स बनाए। उसमें उन्होंने इंग्लिश, अरबिक, बंगाली, उर्दू और एक आधी लैंग्वेज में और उन्होंने लिख के लगा दिया कि यहाँ पे सफाई का ख्याल रखें, कोई गंद नहीं फेंके। तो वहाँ पे पान के और ये नस्वार के ना कुछ वो लोगों ने फेंकने शुरू कर दिए। तो वहाँ ज़्यादातर जो इनका जो सिक्योरिटी सिस्टम वो सिविल में ही होते हैं। उन्होंने स्पाई किया 2-4 दिन, पता चल गया उनको। उन्होंने एक स्प्रे था उनके पास छोटा सा, उन्होंने 12 से 15 लोगों को डिफरेंट एरियाज़ में उनका मुंह खोल के स्प्रे कर दिया बीच में। अब उस स्प्रे से पूरे मुंह में बन गए छाले। 7 से 8 दिन वो बंदा तकलीफ से गुजरा है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसको 200 दिरहम का किया फ़ाइन। सर विद इन 1 वीक पूरे दुबई के वो जो बस स्टेशन पे प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, वो ऐसे क्लीन हुए क्योंकि उन्होंने न्यूज़ भी फैला दी, ऐसे क्लीन हुए कि उसके बाद आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि उन बस स्टेशन को ख़राब करे। सेम उन्होंने मेट्रो में भी किया आपने। तो आप देखें ना, ये डंडे वाली कौम है, दुनिया के कहीं पे भी चले जाए डंडे के बगैर काम नहीं है। तो यहाँ जब डंडा चलेगा तो यहाँ पे भी बेहतरी हो जाएगी। मेन चीज़ ये चलाए कौन। हाँ यही बात है ना, हम तो इधर पुलिस वाले के साथ लड़ पड़ते हैं। हाँ ठीक है जी, कोई चलान करता है उसको पड़ जाते हैं। मगर स्लोली एंड स्टेडली द रूल ऑफ लॉ शुड कम। बिल्कुल। अब बड़ी बात होती है कि जी रूल ऑफ लॉ की, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो सिटीज़न है वो वॉलंटियरली लॉ को फॉलो करे। ये नहीं कि उसको कोई बताएगा। अब जैसे ट्रैफिक लाइट है, लाल है, खड़ा होना है, एवरीबडी नोज दैट। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब को खुद खड़ा होएगा। ये नहीं को पुलिस वाला कहेगा ओ आगे रात बत्ती बस कर ले, ठीक है, ये नहीं होगा। हर बंदे के पीछे तो एक पुलिस वाला नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। तो वी हैव टू फॉलो दैट रूल ऑफ लॉ, कि अपने ऊपर नाजिल करें उसको कि भाई नहीं मैंने लॉ के मुताबिक चलना है, कोई बात नहीं है। मैं अगर आ गई है लाइट, मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा तो मैं रुकूंगा, बिकॉज दैट्स द लॉ। बिल्कुल ऐसे। तो मगर हम कहते हैं नहीं है तो मोटरसाइकिल कर लो होते हैं। सर इंसान और जानवर में फ़र्क ही यही है ना बुनियादी। जानवर तो अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन जानवर भी देखें सिविलाइज्ड है, हम तो वो भी नहीं रहे ना इस चीज़ पे। जब तक वही बात है एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, बार बार कैंपेन्स होनी चाहिए गवर्नमेंट के एंड से, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इसमें पार्ट प्ले करना चाहिए, तब जाके को 20-25 साल में शायद थोड़ी सी क्षमा जलेगी। देखिए आपने जो एजुकेशन की बात की है ना, अब हमारे दौर की एजुकेशन और आज के दौर की एजुकेशन में बहुत फ़र्क आ गया है। बिल्कुल। पहले ABC पढ़ लें, ट्विंकल ट्विंकल पढ़ लें, ठीक है जी, अब वो दौर नहीं है जी। अब दौर है, एक तो एथिकली मॉरल एजुकेशन देनी बड़ी ज़रूरी है कि आपने सड़क कैसे पार करनी है, आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसे लेनी है, आपने दूसरे का कैसे ख्याल रखना है। एक तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरा टेक्निकल एजुकेशन की अब ज़रूरत है, अब स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बहुत प्यारी बात की आपने। ये हमें अब इवन MBAs वी डोंट नीड MBAs नाउ, MBA का दौर भी ख़त्म हो गया। सो जब तक हम इस लो टेक से हाई टेक की तरफ नहीं जाते या मिड टेक की तरफ नहीं जाते, तो जैसे आपने कहा थर्ड है हम फ्रीलांस इस ई-कॉमर्स में, तो हम इसी तरह होंगे कि हम यकीन करें कि अच्छे टेक्निकल लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के और इस चीज़ के नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो वो बंदे एजुकेट करें और उनको, क्योंकि आजकल का दौर एग्रीकल्चर तो रहेगा और खाना तो है ना। तो कोई मुझसे कह रहा था कि जी एग्रीकल्चर की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार कोई कंप्यूटर तो खा नहीं सकता, चिप तो कोई खा नहीं सकता, खाएगा तो दाल चावल ही ना, तो दाल चावल का होना बड़ा। तो सर उसमें भी तो एजुकेशन आ गई ना, टेक एजुकेशन उसमें भी आ तो आ ही रही है। एजुकेशन तो हर महकमे में है और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कि उसमें आप मॉडर्निटी लेके हैं, उसको मॉडर्न करें, ठीक है। हमारे यहाँ मॉडर्निटी को हम समझते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन है, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल ठीक है जी। आप
मॉडर्नाइज हो सकते हैं विदाउट बीइंग वेस्टर्नाइज्ड। और वेस्टर्नाइज का चक्कर ये है कि ऑल्दो वो हम यहाँ से कॉलोनाइज करके चले गए हैं, मगर वो अब imperialism है उनकी। जी imperialism means that they are outside, they are controlling your politics and your economy। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है जी। जो इसके ऊपर हमें काम करना होगा कि हम, जैसे चाइना ने तरक्की की है कि चुप करके पीछे 25-30 साल तरक्की करें और किसी से शोर ना मचाएं, ओ जी हमने डैम बना लिया, ये किसी को पता भी ना चले। पता तो खैर चल जाता है, आजकल सैटेलाइट का दौर है, कि भाई शोर ना मचाएं। और जब आप एक सतह पे पहुंच जाएं फिर दुनिया को बताएं कि हम इधर पहुंच गए। हम तो ज़रा सा करते हैं, एक पुल बनाते हैं, शोर मचा देते हैं, पुल बना लिया, पुल बना लिया। सो हैविंग सेड दैट, एजुकेशन में अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ानी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पढ़ाना चाहिए, बच्चों की तरबियत करनी चाहिए रादर देन। और फिर मैं ये कहता हूँ कि लाइब्रेरी जाने का एक होना चाहिए सेशन, रोज़ बच्चा 1 घंटे के लिए लाइब्रेरी जाएगा। शुड बी ए क्लास। फिर स्टोरी टेलिंग, ठीक है जी, जब तक वह किस्सा गोई नहीं उसको सुनाएंगे, पुरानी चीज़ें नहीं बताएंगे, हिस्ट्री नहीं बताएंगे, तो बच्चे ये दौर नहीं है कि भाई जो स्कूल गया पढ़ा के नौकरी की खातर असाइनमेंटें कॉपी कर ली, ठीक है जी, तो मेरी डिग्री ले ली, तो उसको आता जाता कुछ भी नहीं है ना सर। देखिए आपका बच्चा ऑल हैज टू चेंज नाउ। एग्जैक्टली फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है, क्लूलेस है, उसको पता ही नहीं उसने क्या करना है। अगर कोई गलती से उसको डायरेक्शन मिल भी जाए तो उसके इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है, 4 लोग उसको एकदम जो है ना जुपिटाइज कर लेंगे, भाई किस चक्कर में पड़ गया, तू नौकरी कर रहा है, तू ये नहीं कर, तू ये कर। वो जो बेचारे को थोड़ा सा ट्रैक मिला भी होता है, वो ट्रैक उसका डी ट्रैक हो जाता है। ठीक है, ये हमारे सामने बच्ची बैठी है अभी, ये डी ट्रैक हुई है। ठीक है, अच्छी खासा इसने अपना करियर का स्टार्ट, इतना पॉजिटिव स्टार्ट लिया, और इसने पिछले 1 साल में जो इम्प्रूवमेंट की है, शायद ये अगर इसको प्रॉपरली ट्रैक मिल गया इसके साथ कि शायद अगले 4 साल में भी ना कर पाए। लेकिन अब इसके इर्द गिर्द एक पूरा माहौल बना दिया गया है, इसके कम्युनिटी का, इसके रिश्तेदारों का, इसके यारों दोस्तों का। क्या कर रहे हो? अब ये बच्ची डी ट्रैक हो गई है, अब ये डिफरेंट तरफ पर मारना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी, हमारा बच्चा कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेगा इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो इंटरनेशनल लेवल के साथ कम्पीट करना है तो सर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी हम बहुत पीछे हैं। सही बात कह रहे हैं। देखिए ना, एजुकेशन इज जस्ट नॉट बगिंग अप फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स और उसके बाद आप कहें जी मैं एजुकेटेड हो गया हूँ। पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में कौन एजुकेटेड होता था? जो साइन कर लेता है जी, ठीक है जी, तो या जो अपना नाम लिख लेता है, हाँ, वो एजुकेशन में चला गया था। बिल्कुल। सो दैट स्टैंडर्ड हैज़ टू बी, और रेज हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे बड़े अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, मगर हमें दुनिया के साथ कम्पीट करने के लिए ना जी, वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ना जी, उसकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए इस मुल्क में। बड़ा शोर मचता है कि जी 9 लाख बता इस दफ़ा बाहर चला गया, पहले पिछले साल 7 लाख गया था, रेमिटेंस आ रही है, ये हो रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर बाहर जाता है, 3-4 साल लगाए, चलो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, देन कम बैक टू पाकिस्तान एंड गिव योर नॉलेज टू पाकिस्तान। अदरवाइज टू, अगर आप उधर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और आपका यहाँ से नॉलेज ज़्यादा है, तो उधर से वैसे ही नॉलेज ट्रांसफ़र इधर करें। मतलब 6 महीने पे आके किसी को बता गए कि अच्छा ये कर लो, ऐसा ही होता है, ये है, वो है, और ये कौम भी तरक्की। और चाइना ने इसी तरह की, ऐसे ही है। और somebody was telling me कि जो मैं जब अपने बेटे को कार्डिफ छोड़ने गया तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चाइनीज़ हैं। हम तो फिर इंग्लिश आती है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। ठीक है, वो करते क्या हैं जी, वो जो भी उधर एक्सपोज हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी तस्वीरें खींची। आजकल इसका दौर है, चाइना भेज दी कि आज इस वक्त ये फैशन पैलेस में चल रहा है, उन्होंने उधर ही उससे वक्त ही वो चीज़ बना दी। ऐसे ही है बिल्कुल। हम तो ये फीडबैक भेजते ही नहीं है। वी आर सो सेल्फिश कि हम अपने अलावा सोचते ही नहीं है कि भाई कौम का भी कोई पीछे कोई है, कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चाइना ने इसी तरह हर टेक्नोलॉजी में जहाँ वो गए वहाँ की तस्वीरें खींची, वापस चाइना ने जनाब बनानी शुरू कर दी। अच्छा भी इस वक्त यूरोप में ये ट्रेंड है, तो देखें चीज़। उनके टाउन्स बने हुए हैं सर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबर्न में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ साइन बोर्ड तक चाइनीज़ में लिखे हैं, और वहाँ पे दूसरा कोई रहता भी नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड की हुई है। चाइना टाउन बने हुए हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क में, यूएस की और बहुत सारी स्टेट में चाइना टाउन बने हुए हैं। अब मसला ये है कि सर हम जिस दिन ब्रेन ड्रेन के इस टैग को चेंज कर देंगे ना, ब्रेन एक्सपोर्ट, ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? वो ब्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। फ़र्क क्या दोनों में? जिस दिन हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना,
ये 9 लाख बच्चा जो गया है उसका डेटा हमारी गवर्नमेंट के पास होगा, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो उसको वापस भी बुला सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है गवर्नमेंट, उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है, नॉलेज ट्रांसफ़र भी कर सकता है। लेकिन जब ब्रेन ड्रेन होगा ना, आपको तो पता ही कुछ नहीं है, वो तो सीधा मीधा गया है, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इंजीनियर गया है उसका भी रिकॉर्ड नहीं है, बच्चा एयरपोर्ट से आउट, आपका ताल्लुक खत्म। और इसी को मैं सेल्फिशनेस कह रहा था ना कि वो अपने आप पे ही है जी, ना, पीछे उसको कोई सपोर्ट है गवर्नमेंट की, ना अदरवाइज कोई सपोर्ट है। देखिए इंडिया क्यों आगे है आपसे आईटी में, इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ मतलब कि सिलिकॉन वैली में अपने दफ्तर खोले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो काम लेते हैं अमेरिकन से तो सीधा इंडिया पे ही थे। जी हमने कुछ किया ऐसा कुछ भी कभी उधर हमारे, चलो हमारा कमर्शियल काउंसलर ही कुछ कर दे, ठीक है जी। तो बात ये है कि फिर इस तरह का मुकाबला नहीं हो सकता। वो वहाँ से काम, फिर हम तो अपनी हिम्मत पे काम ले रहे हैं ना, इंडिविजुअल अपनी हिम्मत पे, फ्रीलांसर अपनी हिम्मत पे काम ले रहे हैं ना। या तो गवर्नमेंट वहाँ से काम लेके भेजे ना कि भाई चलो ये मैं वो गारंटी दें कि हाँ जी हमारे पास ये इंजीनियर्स हैं, ये हम काम कर सकते हैं, हमें काम दें। गवर्नमेंट बीच में गारंटर है कि ये काम जब पाकिस्तान से आ जाएगा आपको, तो आप सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी दोनों डेवलप कर सकते हैं। देयर इज नो डर्थ हियर। सर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के मुताबिक, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है हमारा फार बेटर देन इंडिया है। क्वांटिटी में नहीं है हम उनके आसपास भी, लेकिन क्वालिटी में वी आर फार सुपीरियर। देखिए उनकी वो पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है ना, उनकी एजुकेशन भी हमसे कतरे बेहतर है। अभी भी जितना भी काम आ रहा है ना हमारे पास, अगर उसमें क्वालिटी की बात होती है तो पाकिस्तानीज आर ऑलवेज ऑन द टॉप। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, काम आ जाता है, डिलीवरी भी हो जाती है, रिकरिंग बिजनेस नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ और नेगेटिव एटीट्यूड। अब होता गया, एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया, बॉस जी सेठ बन गए, अब वही सेठ मेंटालिटी बीच में आ जाती है, वो काम ही नहीं करते आगे। सही बात। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हम इसको मल्टीप्लायर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, इनमें सेठ मेंटालिटी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, क्योंकि जो हमारे लोग थे ऑब्वियसली जब नया नया पाकिस्तान बनना तो वो सेठ भी बने, सरदार भी बने, ज़मीनें भी उनको मिल गई, जो उधर बंटवारे में इधर आकर ज़मीनें मिली। अब जो बच्चा है ना जी, वो इन चीज़ों में अब इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं सरदार बन जाऊँ, मैं खड़पैंचू बन जाऊँ। वो यही कहता है कि भाई को काम करें, ठीक है। वो ठीक है, बीच में नलायक भी होते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे, वो हर माशरे में होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। तो इसलिए ये बच्चे जो हैं इस वक्त, अगर इनको ज़रा अपॉर्चुनिटी और शाबाश दी जाए तो ये, जैसे मैंने कहा, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजी, अकाउंटेंट, आर्टिस्ट, द फील्ड्स आर नाउ अनएंडिंग वेयर दे वांट टू गो और दे कैन गो। मगर उसके पीछे हमेशा या तो वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो या फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, सोसाइटी की सपोर्ट होनी चाहिए उसके पीछे। एंड आई एम ए फर्म बिलीवर कि पाकिस्तान अगर एक सही पटड़ी पे चढ़ जाता है तो अगले 15-20 सालों में इनके साथ मुकाबले पे उतर आएगा। मगर हैविंग सेड दैट, सबसे पहले हमें अपने अंदर को ठीक करना है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आज आपके पॉडकास्ट पे पहली दफ़ा ये कहने लगा हूँ कि हमारे सूबे आपस में यकजा नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। छोड़ दें इकॉनमी को, इकॉनमी जो है ना वो बहुत से एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है, जस्ट नॉट इन आइसोलेशन कि इकॉनमी ठीक हो जाए तो सारे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। उसमें सबसे पहले यू हैव टू हैव अ ग्रेट कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटर प्रोविंशियल। बिल्कुल। बलूचिस्तान आपसे नाराज़, सिंध आपसे नाराज़, KPK आपसे नाराज़। सो जब तक आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपको एक्सटर्नल हमले जो हैं वो इतने तंग नहीं करेंगे। एक्सटर्नल हमले क्या हैं, वो नहीं चाहते कि आप तरक्की करें। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट डजंट वांट पाकिस्तान टू बी अ प्रॉस्परस कंट्री। ये मैं बड़े अपने थ्योरी से ये मैं कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर फोर्स, और सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी किताब क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस में लिखा है कि एक होती हैं कोर स्टेट्स और एक होती हैं टॉन स्टेट्स। टॉन मैंने फटा हुआ, तो वी आर टॉन स्टेट। उसकी डेफिनेशन वो ये देता है कि चंद कौमें ऐसी हैं कि जो मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो वी आर वन ऑफ दोस। और दूसरी कौम होती है जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होती है मगर मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, विच इज़ सऊदी अरेबिया। और एक कोर स्टेट होती है जो दोनों ही ठीक है, लाइक यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप का या वेस्ट को ऑब्वियसली अमेरिका ही लीड कर रहा है, बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ें मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग। सो दोज पावर्स वुड नॉट लाइक यू
टू बिकम लाइक दैम, ऑफ कोर्स। ठीक है जी। मगर हैविंग सेड दैट, हमें पहले अपने आप को ठीक करना है। मतलब हमारे चारे सूबे अगर इकट्ठे होकर चलें, दैट विल बी ए ग्रेट स्ट्रेंथ। किसी सूबे की कोई स्ट्रेंथ है, किसी सूबे की कोई स्ट्रेंथ है। पंजाब इज़ द फूड बास्केट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस। हम कभी कहते नहीं हम सूबा सरहद को गंदम नहीं देंगे, वो क्यों नहीं तुम दोगे भाई, बिल्कुल। ठीक है जी। बलूचिस्तान का इतना एरिया पड़ा हुआ है अनकल्टिवेटेड, ठीक है जी, हम उसको आबाद नहीं कर रहे हैं। इंटीरियर सिंध में आप देख लें, अभी भी कच्चे का राज है और डाकू राज है उस तरह पे। पहले बाड़ा हुआ करता था हमारे सर पे, अब ये डाकू इधर आ गए। सो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, छोड़ दें बाकी के जो हमले हम पे हो रहे हैं, फॉरेन हमले हो रहे हैं, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, जैसे IMF का है, वर्ल्ड बैंक का, वो भी हमले ही हैं। तो उनको अभी छोड़ दें, पहले अपना आप सीधा कर लें। अगर ये 4 प्रोविंसेस आप इकट्ठी कर लेते हैं, अब कई दफ़ा बात होती है कि जी ज़्यादा प्रोविंसेस बना लें, ये कर लें, अभी 4 तो आपसे होते नहीं संभल रहे, तो आगे क्या होगा पता नहीं। जब अच्छे 15 चीफ मिनिस्टर होंगे तो फिर क्या बनेगा। तो पहले एक दफ़ा आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर सूबे और भी बना लें, छोटे छोटे बना लें। बिल्कुल। तो मगर आई एम एम्फसाइजिंग ऑन योर पॉडकास्ट कि हमें अपने सारे सूबों को पहले इकट्ठा करना है। सर इसमें बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह आपको क्या लगती है? आपके अकॉर्डिंगली क्या रीज़न है? पॉलिटिकल रीज़न है या लोगों की आपस में, या चंद एक लोग हैं जिनकी वजह से हो रहा है? देखिए, बात ज़िंदगी में जो कुछ भी होती है ना, वो गिव एंड टेक होती है। ठीक है। अगर सूबे की कोई डिमांड भी है सेंटर से, तो वो उसको पूरी करें, अगर देखें वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और अगर नहीं भी जायज़ है ना, 19-20 का फ़र्क है, निकाल दें एक दफ़ा, उनको साथ जोड़ें, बिल्कुल साथ जोड़ें तो सही ना। दोबारा सर आते हैं थोड़ा सा बिजनेस की तरफ। आपने ये जो अपने सस वाटर पार्क के अंदर कोई नई इन्वेंशन की है पिछले कुछ सालों में? अगर पिछले 2-3 सालों में ना हमने 2 चीज़ें नई लगाई हैं। ठीक है। एक स्लिप एंड फ्लाई है कि यू कम डाउन एंड यू गो अप इन द एयर एंड देन यू जंप इनटू द पूल। हाँ, वो आजकल बड़ी चल रही है, वो नई हमने लगाई है। ठीक है। ठीक है जी, वो भी इम्पोर्टेड है। सही। क्योंकि इधर टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी पनपी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स पैदा हो जाएं। ठीक है जी, एक दुक्का जो हैं भी हैं तो वो मैकेनिकल राइड्स बनाते हैं, वाटर पार्क की राइडिंग कम होती हैं। सही। तो वो हमने अभी लगाई है। और इस तरह से हम ऐसा करते हैं कि हर दूसरे तीसरे साल ना कोई ना कोई एडिशन करते हैं। सही। तो उसकी वजह ये होती है कि जो पब्लिक एक दफ़ा एक चीज़ देख जाती है ना, फिर वो कहती है यार वो ही पुराना ही है ना, क्या जाना है। तो देन वी हैव टू गिव देम समथिंग न्यू कि भाई। और उससे पहले भी हमने काफ़ी सारी 2-2 साल बाद, अब तो माशाल्लाह 17-18 हमारे पास वाटर पार्क्स की राइड्स हो गई हैं। सही। तो मगर ये हमने लेटेस्ट लगाई है। ठीक है। तो सर जो आपने आज से 15 साल 20 साल पहले लगाई होंगी, ज़ाहिर है उसमें उस तरह की सेफ्टी नहीं है। अगर आज हम देखें, अगर दुबई को देखें या इवन जो हमारी करीब और कंट्रीज़ हैं उनको देखें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाता है। तो जब से ये पार्क आपका बनाया था, 2004 में एक वाक़या हुआ था जहाँ पे कोई टीचर्स और स्कूल का कोई ग्रुप आया था, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा ख्याल है यहाँ पे इंसिडेंट आपका नहीं हुआ। वो भी 17 साल के बाद एक ऐसा हादसा हुआ। मगर देखिए, हादसे जो है ना, चाहे सड़क पे हो जाएं, कारों के या जहाज़ों के या पार्कों में, इवन इन डिज्नी रोलर कोस्टर गिर गया था, तो ये हो जाता है। मगर उसके बाद हमने और भी स्ट्रिंजेंट कर ली अपनी स्पेसिफिकेशंस, और फिर गार्ड भी बढ़ा दिए। ठीक है। लोगों का चूँकि जब कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं ना तो आधा रूढ़ी हो जाता है वो। ठीक है जी। तो उसका बिहेवियर भी ठीक करने के लिए कई दफ़ा इसी चक्कर लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि ग्रुप 4-5-6 लड़कों का आया हो तो समझते हैं हम ही सब बदमाश हैं। तो वो गार्ड भी अगर मना करे यार इस तरह ना करो, चोट लग जाएगी, उसके साथ लड़ पड़ते हैं। हालांकि वो उन्हीं की सिक्योरिटी की बात की जा रही बात कर रहा होता है। तो सिक्योरिटी के लिए हमने काफ़ी कुछ, अभी वहाँ पे 24 आवर्स डिस्पेंसर रखा हुआ है। सही। और डिस्पेंसरी बाकायदा इस तरह की बिल्डिंग है जिसमें डिस्पेंसरी कायम है। सही। और फिर गाड़ी स्पेशली रखी हुई है एज एन एम्बुलेंस, तो खुदा न खास्ता को ज़्यादा चोट लग जाए तो हम गुरकी अस्पताल ले जाते हैं उनको, दैट इज़ द नियरेस्ट वन। तो इस तरह की चीज़ें हमने काफ़ी इम्प्रूव किया, वो भी अपना स्टैंडर्ड जो मेडिकल का और सेफ्टी का स्टैंडर्ड है। मगर चीज़ें जो एक्चुअल होती हैं ना, वो जब तक मिस यूज़ ना हो, हादसा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। अगर 2-4 बच्चे इकट्ठे जाने की कोशिश करें जबकि सिंगल फाइल में जाना है, वो फिर कोई को आपस में टकरा जाए तो चोट लग जाए। लेकिन शरारत कहीं पे भी होगी तो फिर वो फिर हादसे का बाइस तो बनेगा ना। तो गीला फर्श या फिसल के गिर जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट डू हैपन। मगर उस तरह का हादसा माशाल्लाह उसके बाद भी नहीं हुआ, और उसको भी हमने बड़ा कंट्रोल। तो इसको इंश्योर करते हैं आपकी जितनी लेटेस्ट सेफ्टी के मेजर्स हैं, आप भी उसको अपने प्लेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और
जिससे हम इंपोर्ट भी करते हैं उससे पहले सेफ्टी की बात करते हैं कि भाई हमें बताएं इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं, सही, और अगर कुछ होता है तो कैसे हो सकता है, और उसको फिर हम फिज़िकली जब मौके पे होता है तो उसको फिर हम कैसे सद्देबाप कर सकते हैं। सही। गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा है जो इसको मेजर करता हो? आपकी अगर लेट्स से कोई नई राइड इंस्टॉल की आपने, कोई ऐसा इदारा बना हुआ है या जो आके नहीं, पहले ऐसे चेक है करे? कि हम अपनी सारी स्लाइड्स का राइड्स का यूएटी से सर्टिफिकेट लेते हैं एवरी ठीक 6 है, मंथ्स। सही। वो आते हैं, वो चेक करते हैं, वो प्रॉपर देखते हैं, इंस्पेक्ट होता है। और प्रॉपर इंस्पेक्ट होता है, क्योंकि उसमें हम कोई गड़बड़ नहीं करते। फिर वो जो हमें इम्प्रूवमेंट कह जाएँ कि ये कर लें वो कर लें तो वो हम कर लेते हैं। जैसे सीट थी इस तरह से, उसको नीचे से पाँव खाली थे, वी थॉट इट इज़ थ्रिलिंग कि इंसान का फीट डेंगल कर रहा हो, जी, जी। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसके नीचे फुट रेस्ट लगाएं, सही, ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी हो। स्टेबल हो रहा है। हमने लगा दिए, सही, ठीक है। फिर क्योंकि वो दोबारा आते हैं फिर कि जो इम्प्रूवमेंट कह गए हैं वो हमने की हैं कि नहीं की हैं, सही। फिर भी कॉल दें आपके जी, आप जो कह गए थे वो कर लिए आके, वो आप देख लें। तो आजकल का दौर तो मोबाइल का तस्वीर खींच लेते हैं, सब हाँ, कुछ कर बिल्कुल लेते ऐसे ही। हैं। कभी ये इन्होंने हमारी जो हमने कहा है, अभी वी वर थिंकिंग मोर एडवेंचरसली, उन्होंने कहा नहीं सेफ्टी होनी चाहिए, नीचे कदम के ऊपर पाँव होना चाहिए, हम कहीं डैंगलिंग जा रहा हो तो उसमें और इस तरह की हम कर लेते हैं। ठीक मगर है। एवरी 6 मंथ्स यूएटी पीपल कम अलोंग, दे इंस्पेक्ट, वो अपनी फ़ीस लेते हैं सही। और उनको हम सर्टिफिकेट डिस्प्ले तो करते ये आप हैं। वॉलंटियरली कर रहे हैं या आपके ऊपर ये इस चीज़ की किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई है नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्शन कोई है? डिपार्टमेंट की वॉलंटियरली बात है ये? नहीं। देखिए, हम नहीं चाहते कि कल को कोई डिपार्टमेंट आ जाए और ऐसी बात करे, जी। तो हम पहले कहते हैं भाई ये सेफ्टी सर्टिफिकेट हमारे पास है, बात ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें एक बात सर, मैं जब आपके इसके पूरे वाटर पार्क के बारे में और आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी भी नहीं लगी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि पूरे पाकिस्तान में इसके आसपास भी नहीं है कोई प्रोजेक्ट, इसको सर मार्केट क्यों नहीं किया? दुनिया तो सर वो हमारी, मैं बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ बैठ के इस टॉपिक पे बड़े दुखी दिल से बात करता हूँ कि हम मार्केट में क्यों पीछे हैं। इंडिया की अगर बात करें, वो सर 2 फुट का बनाएगा, 200 फुट का दिखाएगा। हम 200 फुट का बना के 2 फुट का क्यों दिखाते हैं? हाँ, नहीं, आपने ना सही सोशल कहा। मीडिया पे मुझे इसकी, अब मैं एक चीज़ बल्कि बड़ा अमेज्ड हुआ देख के कि जब मैं आपके इंस्टाग्राम के पेज पे गया और आपके फेसबुक के पेज पे गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्टिविटी आपकी, लेकिन जो भी आपने पोस्ट लगाई है उसके ऊपर सैकड़ों लोगों ने रिप्लाई किया हुआ। तो ये तो, हम बीइंग अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो ब्लेसिंग होती है एक बिजनेस के लिए कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, लोग फिर आप तक पहुँच रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा चैनलाइज क्यों नहीं किया? हम इसको मार्केट क्यों नहीं करते ताकि जो आपका एम है कि मासेस तक पहुँचा जाए, पहुँचे वहाँ तक? ये आपकी बात एक हद तक तो बजाय, पर जिस मैंने आपको पहले बताया ना, हमें ये चीज़ें अभी सीखनी है। मतलब कि हम अभी भी ओल्ड गार्ड्स हैं ना जी, तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, अब देखिए टीवी हो गया बहुत महंगा मेन स्ट्रीम, हाँ, ठीक है जी। अब यही है बिल्कुल। कि इस पे किया जाए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब हम लिथियम आयन सेल जी, जी। बेस्ड बैटरी पैक्स बना रहे हैं, उसके हमने सोचा है सही, कि अभी लॉन्च करना है, तो उसको हमने इधर से लॉन्च करना है, ठीक है। सोशल मीडिया से लॉन्च करना है और इन चीज़ों से लॉन्च करना है। क्योंकि टीवी ऑब्वियसली बहुत महंगा है, अखबारें भी आजकल बहुत महंगी हैं, उनका ऐड जो होता है, तो वैसे भी ये टेक्नोलॉजी बड़ी इन है, जी। सारे इसको देखते हैं। मैं तो इसको कहता हूँ ये हर का एक पर्सनल टीवी है। हाँ। हर एक बाउंड्री नहीं है सर, हाँ, सबसे खूबसूरत चीज़ बाउंड्री कोई नहीं है। बाउंड्री बिलबोर्ड कोई लगवाया ना, हाँ। आप 5 मिलियन 6 मिलियन बिलबोर्ड दिया, अब जिसने वहाँ से गुजरना है ना, अब आप 20 की स्पीड पे भी गुजरेंगे ना, तो बीइंग अ ह्यूमन बड़ा डिफिकल्ट आपके लिए कैच करना कि पूरे बिलबोर्ड पे लिखा क्या है। इसका क्या है कि आप अपने लेजर टाइम पे बैठे देख रहे हैं, आप दुबई में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आप उसको लेजर टारगेट कर सकते हैं। तो इसकी ब्यूटी ये है कि कम पैसों में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलती है इसकी। नहीं, आप सही कह रहे हैं, और हमें भी इसी तरफ आना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम अब अगले सीज़न में इंशाल्लाह हम आएंगे भी इस साइड पे, जी। और ख़ासतौर जो हमने प्रोडक्शन यूनिट लगाया है उसके हवाले से और सोज़ो के हवाले से भी हम आएंगे। सीज़न की बल्कि आप बात करें तो सर्दियों में सर ये बंद होता है, सर्दियों में तकरीबन बंद कर देते तो हैं। इसको वो हीट एंड कूल वाला क्यों नहीं यार वो भी टेक्नोलॉजी ट्राई पे किया गए? है, बड़े अच्छा। अरसे पहले ट्राई किया। हमारे यहाँ पहले तो नहाने की आदत कम है, और दूसरा ये कि सर्दियों में बिल्कुल ही नहीं है, सही। मतलब कि, और ठंडे पानी से तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए पानी गर्म भी किया, बड़े पैसे खर्चे, मगर मेंटालिटी या कल्चर नहीं है सर्दियों में ओपन में नहाने का ना। सही। तो वो भी सोचा कि इसको कवर्ड कर दें, पर फिर वो बहुत ख़र्चा था। तो मगर ये है कि सर्दियों में आजकल हम पिछले 1-2 सालों से बंद कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो वाइबल ही नहीं रहता। सही। लोग थोड़े आते हैं, ख़र्चा ज़्यादा हो रहा होता है। तो यूरोप अमेरिका में तो वैसे भी सर्दियों में सारे बंद ही कर दिया करते हैं, हमने भी कर दिया। तो मगर हम अप्रैल में शुरू कर देंगे इसको दोबारा से। ठीक है। और अभी भी हम
मज़ीद भी एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, मे बी नॉट नेक्स्ट ईयर, पर उससे अगले साल कोई नई चीज़ लेके आए, चले अल्लाह बेहतर कोई करेगा नई जी। चीज़ करें। आपके भी नए वेंचर की तरफ थोड़ी बात करना चाहूँगा। ये भी आपने जो वेंचर चूज़ किया वंस अगेन बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू जी जिस तरह आपका ये पहला वेंचर था, ये भी कम्प्लीटली एक मतलब जंगल में मंगल वाली बात थी। और ये जो अभी लिथियम बैटरी की आप बात कर रहे हैं, ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी बात हो रही है, और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू की है। आपने ये प्रोजेक्ट भी लगा दिया, और इसमें जो मुझे सुन के खुशी हुई कि इसमें लम्स भी आपके साथ है। लम्स की पूरी टीम स्टूडेंट्स थे या नहीं, उनके प्रोफेसर प्रोफेसर्स थे, तो उन्होंने मिलकर इसमें रिसर्च की। थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। बल्कि हुआ ऐसे था कि जब कोविड आया तो 2 सालों के लिए पार्क बंद हो गए। तो हमारा मेन कोर अर्निंग तो वही थी। जी तो फिर सोचा कि कोई ऐसा काम हो जो कोविड शोविड भी आ जाए या कोई डिजीज़ भी आ जाए तो चलता रहे। तो मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आया था, तो ही टॉक्ड अबाउट मी कि ये उधर बड़ा ये लिथियम आयन का काम हो रहा है और ये, तो मैंने कहा चल लेट्स गो इनटू इट देन। तो फिर हमने लम्स को अप्रोच किया कि भाई उनकी लैब है और वो प्रोफेसर साहब जो थे वो थोड़े से जानते थे इस काम को। तो देन ही सेड कि चलो हम HSC से बात करते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन से। तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, उनको कहा, तो उन्होंने मीटिंग पे बुलाया। 15-20 लोग बैठे हुए थे, वो हमारे प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहे थे कि भाई इनको फंडिंग करनी है कि नहीं करनी है। सही। उन्होंने कहा कि जी कमर्शियल पार्टनर भी आए हुए हैं। तो मैंने हाथ खड़ा किया, हाँ जी मैं भी आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा जी हाँ जी आप बताएं। मैंने कहा जी मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, मैं इंजीनियरिंग छोड़े भी बहुत अरसा हो गया, और फिर ये भी इलेक्ट्रिकल का काम है, इलेक्ट्रिकल तो मुझे पता ही कुछ नहीं है। इतना मैं जानता हूँ कि अगर आप पैसे दे देंगे तो ये काम हम कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं देंगे फिर भी कर लेंगे। ठीक है। तो मैंने कहा जी हमने जब सोजो वाटर पार्क बनाया तब भी हम फर्स्ट मूवर थे, इसमें भी हम फर्स्ट मूवर हैं। उससे भी हमने खुद ही कर लिया था, और अभी भी आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम वी हैव ऑलरेडी मेड अप अ माइंड कि वी विल गो थ्रू दिस। बस मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। वैसे कोई टेक्निकल सवाल ना, कोई करे टेक्निकल सवाल लम्स वाले प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, इनसे आप कर लें, आपने वो कर भी लिए। पता नहीं ये बात उनके दिल में घर कर गई कि ये बड़ा एडमिट आए हुए हैं, पूरा इरादा करके आए हैं। दे सैंक्शन द प्रोजेक्ट, और उन्होंने, मगर HSC जो होता है ना, वो जब देता है ना फंडिंग तो वो यूनिवर्सिटी को देता है। जी जी। ठीक है जी। तो दो मनी वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने 2 साल रिसर्च की, बैटरी बना दी, फिर हमने भी पैसे दिए उसमें, रिसर्च पार्टनर्स में को हमने भी पैसे दिए। उसके बाद फिर हमने लम्स से टेक ओवर कर लिया और ख़ुद बनाना शुरू कर दिए। फिर हम इस वक्त ऐसा कर रहे हैं कि जो उसके सेल्स होते हैं वो चाइना से मंगवाते हैं, ठीक है, और बाकी सारा काम यहाँ करते हैं, ठीक है, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, बाकी चीज़ों का बाकी सारा, इवन फ्रॉम PCBs टू टर्मिनल्स टू एवरी अदर थिंग, वो बड़ा कुछ उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इसका सर मेजरली इस्तेमाल कहाँ पे होगा? ये ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है UPS, ठीक है, EVs और सोलर, और आपकी जो मेडिकल इक्विपमेंट, जहाँ इस वक्त बैटरी इस्तेमाल हो रही है ना जी, तो ये उस बैटरी को रिप्लेस कर रही है जो ट्रेडिशनल थी हमारी, ट्रेडिशनल एसिड बैटरीज जो है ना जी, वो हजम में भी ज़्यादा हैं, उनकी लाइफ भी बड़ी थोड़ी है, 1.5 साल। इसकी लाइफ है 8 साल, ठीक है जी, और 10 साल तक वैसे कुछ नहीं। प्राइस का वैसे इसका कितना प्राइस? थोड़ा सा उससे 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना ज़्यादा है उससे, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्राइस भी डाउन लाई जाए। मगर उसका 70% कॉस्ट तो सेल ही है। सेल इंटरनेशनली चाइना से आते हैं, अगर हमारा डॉलर पैरिटी रेट अच्छा हो तो वो भी नीचे आ सकती है, ठीक है। इस वक्त एक सेल जो है तकरीबन $2.5 का है, और ये $1 का हो जाता है तो फिर हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ओवरऑल बैटरी की कॉस्ट। तो इसमें इनफैक्ट जब कल को आप और बड़े मास लेवल पे इसको लेके जाएंगे तब भी आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। हाँ जी, वो भी। अच्छा, इसकी एक और बड़ी इंटरनेशनली जो इसके बारे में बात की जा रही है कि इसका जो लिथियम का जो आगे जाके केमिकल रिएक्शन हो, बाकी सारा इन्वायरमेंटल इसकी जो इश्यूज आएंगे, उसके ऊपर आपने कोई काउंटर किया अभी तक? देखिए अभी तक तो नहीं, क्योंकि वी आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज राइट, ठीक है। और 10 साल के बाद है कि जी जो सेल जो हैं उनका यूज़ क्या होगा या उनका डिस्पोजल कैसे होगा, ठीक है जी। उस पर भी हमने लम्स को कहा है कि जी हमें रिसर्च करके बताएं। मगर इस वक्त जो हो रहा है ना, वो ये होता है कि 10 साल के बाद ये जो सेल्स हैं इसको फिर सेकंड लाइफ सेल कहते हैं, ठीक है। सेकंड लाइफ सेल्स जो है ना जी, वो स्टेशनरी इस्तेमाल होते हैं, लाइक UPS एक मोबिलिटी है ना जी, जो 2 व्हीलर हैं या 3 व्हीलर हैं, इवन कार्स,
उनमें तो फर्स्ट लाइफ सेल इस्तेमाल होते हैं। सही हो गया। जब वो वहाँ से सेल ख़त्म हो जाते हैं 10 साल बाद, तो फिर ये यूपीएस पे इधर भी इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि ये रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है जी, मगर उनकी वो लाइफ नहीं होती है जो फर्स्ट लाइफ में। हाँ फर्स्ट लाइफ की होती है। वो कह के होता है कि भाई ये सेकंड लाइफ सेल है। अगर उस वक्त वो नए सेल जो हैं अगर उसकी लाइफ जैसे मैंने कहा 8 से 10 साल है, जी। फिर उसकी 3 से 4 साल होती है। क्योंकि यूरोप में ना अभी बहुत ज़्यादा काम हुआ है इसके ऊपर, और अभी एक नई डिबेट वहाँ पे जो चिढ़ गई है, ख़ासतौर पे नॉर्वे की मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें यही था कि अभी इसके जो जब इसको डिस्पोज करना है, जो इसकी केमिकल बाद में रिएक्शंस होंगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाए। वो कह रहे हैं कि ये इतना हार्मफुल होगा कि शायद इस वक्त जितनी बाकी केमिकल्स हैं उनमें से किसी में भी इतना हार्मफुल नहीं होगा। तो उसके ऊपर डेफिनेटली अगर वेस्ट में बात की जा रही है तो बाकी जगहों पर भी आहिस्ता आहिस्ता होगी। बात तो हो ही रही है। और देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान इज नॉट एन इन्वेंटर कंट्री। ऐसे ही है, ठीक है ऐसे ही है। तो हमने तो इन्वेंट करना ही नहीं है ना, उसकी डिस्पोजल भी गोरों ने इन्वेंट करनी है। वो हमें बता देंगे कि लो भाई इसको इस तरह डिस्पोज ऑफ करना है। और उस 10 साल तक टेक्नोलॉजी किधर चली जाती है, मे बी लिथियम आयन सेल की जगह कोई नई केमिकल आ जाए, बिल्कुल। ये वैसे ही ख़त्म हो जाए, यू नेवर नो। सो उस वक्त तक खुद ही ढूंढ लेंगे वो, क्योंकि वही परेशान है क्लाइमेट चेंज में भी और लिथियम आयन की डिस्पोजल में भी। हम फॉलोअर्स हैं। हाँ, जब तक हम खुद नहीं कोई चीज़ ईजाद करते, खुद नहीं चीज़ बनाते, जो कि करना चाहिए। जी जी वो तो मैं ऐसे ही ज़रा मजाक के लहजे में कह रहा था कि हमें भी कुछ चीज़ें ईजाद करनी चाहिए और हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। आपको पता ही होगा कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा फंडिंग कौन करता है ऑन इनोवेशन? पेंटागन। बिल्कुल। फौज। हमारी फौज करती है फंडिंग के लॉजी है, मैंने ईजाद करके दो, लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई बुरी बात नहीं होती है कि अगर फौज फंड करे कि भाई ये चीज़ बनाओ, ये चीज़। इवन नासा इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ पेंटागन। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी। ऐसे ही है। ठीक है जी। तो फिर मैंने कई जगह पे ये बात की है कि भाई फिर हमारी जो फ़ौज है वो क्यों नहीं फंड करती कि भाई बच्चों को कभी ये बनाओ, या यूनिवर्सिटियों को या सबको कभी ये चीज़ बना के दें हमें, और ये चाहिए वो चाहिए। तो हम तो इन बैटरीज़ के लिए एजेंसियों के पीछे फिर रहे हैं कि यार तो आपकी गाड़ियों में फ़ौज में इतनी बैटरी लगती है, ये बैटरी लें। कोई लिफ्ट ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो इनकरेजमेंट होती है ना, वो मैं सारी मेरी गुफ्तगू का मतलब भी यही है कि आप, और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान की लो क्वालिटी चीज़ ख़रीदने से वो बेहतर है कि आप कोई हाई क्वालिटी फ़ॉरेन इक्विपमेंट ख़रीदें। इसलिए कि जब आपने लो क्वालिटी पाकिस्तानी चीज़ खरीदी और बिकनी शुरू हो गई, जो मैन्युफैक्चरर है वो आहिस्ता आहिस्ता को बेहतर करेगा। हाँ जी। तो यार मेरी चीज़ बिक रही है, हाँ। ठीक है, मैं इसका स्टैंडर्ड बेहतर करूँ। जैसे हमारा वाटर पार्क ही है, आ रहे हैं लोग, हम कहते हैं नहीं यार इसको बेहतर करें। हाँ जी। तो हम पैसे नहीं कमाएंगे, हम कहते ठीक है ठीक है यार, बिल्कुल इसी तरह जाने दो यार, जाहिर है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इनकरेज करें, वो थोड़े से सस्ते महंगे भी हों ले लें, थोड़े से ख़राब भी हों ले लें, ताकि वो इंडस्ट्री पनपेगी। हर चीज़ तो हर मुल्क नहीं बताता ना, बना भी नहीं सकता ना, बनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया डजंट मेक एनी कार्स, यू नो दैट, वो को नहीं बनाते यार। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पाकिस्तान में बने, मगर जो पाकिस्तान में बन रहा है उसको तो इनकरेज करें ना। मतलब कि आप सारी चीज़ें तो इम्पोर्ट करना शुरू, इवन टूथपेस्ट तक तो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं यार, ये चीज़ें तो पाकिस्तान में बन सकती हैं ना। तो जो पाकिस्तान में बन रहा है, मैं माना चलो टूथपेस्ट जो है वो कोलगेट के बराबर नहीं होगी, मगर उसको इस्तेमाल करें, उसकी बिकेगी, वो कोलगेट जैसी क्या उससे बेहतर बना देगा आपको। मगर जब आप इनकरेज नहीं करेंगे और नहीं ख़रीदेंगे और वही जाके ख़रीदेंगे, तो फिर ठीक है, अनरिक्वायर्ड अनवांटेड आप इंपोर्ट करेंगे एंड यू बिकम एन इंपोर्टिंग कंट्री रादर देन एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऐसी बिल्कुल ऐसी एक टाइम था कि हमारी एक्सपोर्ट जो है बड़े अच्छे लेवल पे आती थी, अब क्या हुआ है? हमारे एक मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि जी पाकिस्तान इंपोर्ट क्यों करता है, ये बता दें, वाई इज पाकिस्तान इज इंपोर्टिंग कंट्री। अब उनको समझना है कि मेरा सवाल क्या है। 2 मिनट गुजरने के बाद मैंने कहा जी मैं बता दूँ आपको पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्यों करता है, इतनी इंपोर्ट क्यों करता है। कहते जी बताएं। मैंने कहा इसलिए कि इंपोर्ट करना आसान है जी, कस्टम से छुड़ाया, इधरों आके बेच लिया। इंडस्ट्री बनाना तो अजाब है इस मुल्क में। इट्स मच मोर ईजियर कि मैं कोलगेट की मुकाबले में कोई बनाऊँ टूथपेस्ट, ज़मीन ख़रीदूँ, मशीनरी ख़रीदूँ, बंदे रखूँ, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ, उससे आधी इन्वेस्टमेंट से मैं 2 कंटेनर उधर से मंगवाता हूँ टूथपेस्ट के, आराम से इधर बेच लेता हूँ, हिंग लगे ना पड़। सर अभी कुछ दिन पहले मैं अभी थोड़ा ज़रा ग्रे में बात करूँगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने 25 करोड़ रुपया लगा के एक मशीन इंपोर्ट करवाई, लगा लिया, सारा सेटअप लग गया, टोटल उनका 25 करोड़ लगा। 1.5 साल हो गया
वो स्विच ऑन नहीं कर सके उस मशीन को बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट अप्रूवल। अब सोचें वो बंदा जिसने 25 करोड़ लगाया वो जितना भी अमीर क्यों ना हो, क्या दोबारा वो ज़िंदगी में कभी ये स्टेप लेगा? कभी भी नहीं लेगा। तो वो तो कहेगा ना कि भाई 25 करोड़ में 10 कंटेनर मंगवाओ, 25 करोड़ का 35 करोड़ बनाओ, ठीक है, 6 महीने नहीं लग रहे, ठीक है, तो वो क्यों जाएगा? अब देखिए हमने क्या किया है पिछले 20 साल के अंदर, हमने अपने जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको रियल एस्टेट इन्वेस्टर बना दिया है। इजी मनी थी ना, इजी मनी है ना जी, इजी मनी। अभी मेरे एक दोस्त ने किया सर, उनके पास को तकरीबन 400-500 कनाल में फैक्ट्री थी और पाकिस्तान की सबसे पहली, वंस अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान की सबसे पहली लेदर फर की फैक्ट्री थी, बंद करनी पड़ी बेचारे को। किस वजह से? कहते हैं जंग लग गया मशीनों को, बर्बाद कर दी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को। अब उन्होंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर और रेंट आउट कर रहे हैं फैक्ट्री, क्योंकि अब लोग है ना, इस नई जनरेशन की एक ट्रेजेडी ये भी है कि ये रेंटल इनकम खाना चाहते हैं, आराम से बैठ के खाएं, कुछ करना ना पड़े। देखा ना इधर इस वक्त सरामिक टाइल्स हैं जी, देखा जी, अब इटली से मंगवा रहे हैं, अब स्पेन से मंगवा रहे हैं, भाई यहाँ बन रही हैं इधर इक्वली गुड। अगर नहीं जी सब ने शो मारे जी मैं स्पेन दी टैला लवाई, ऐसे ही है। तो ये मेंटालिटी जो है ना, ये जो जनरेशन अब आ रही है ना, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। हमारी जनरेशन में वो शोशा वाली बात थी। उस दौर में ऐसा हुआ करता था कि आप लोन लिया ना इंडस्ट्री के लिए, सबसे पहले आप गाड़ी खरीदते थे। वो गाड़ी पर्सनल लाइफ बेहतर करो, पर्सनल लाइफ बेहतर करता कि वो प्रोजेक्ट को पैसे लगने चाहिए थे। गाड़ी तो तुम्हें पैसे नहीं देगी ना, गाड़ी तो फिलहाल तुम छोटी रख लो बाबा, पहले काम चला लो, फिर बड़ी ले लेना, गाड़ी भी बड़ी ले लेना। हमने सोचो पार्क में ऐसे ही किया, हमने कोई गाड़ी नहीं ली, छोटी गाड़ियाँ जो हमारे पास थी उन्हीं को इस्तेमाल किया। जब पैसा आया फिर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि हमने पहले 5 साल लोन वापस किया। माई यंगर ब्रदर वन डे गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड ही कॉल्ड मी अप। हमारा साथ दफ्तर होता था, मैं यार फ़ोन पे नहीं, मैं आके तेरे से बात करता हूँ। कहता यार बैंक के लिए कमा रहे हैं तो क्या हम कर रहे हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैंने कहा 5 साल का लोन है ना, लोन देना वापस ज़रूरी है, डोंट यू एवर थिंक कि लोन नहीं देना, ठीक है, वापस उसके बाद देखेंगे क्या होता है। घर चल रहा है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बस ठीक है ना। कहता जी फिर मैंने कहा बस तुम्हें कह दिया ना एज ए एल्डर ब्रदर, ये तेरे ज़हन में सोच भी नहीं आनी चाहिए। हुआ फिर ये जब 5 साल गुजर गया, लोन वापस कर दिया। अब बैंक में फ़ोन कर रहे हैं, सर जी बजट आ रहा है, कितने करोड़ तो डली रखी है। डेफिनेटली ऐसे ही होता है, बिल्कुल। आप गुड बुक्स में भी आ जाते हैं और एक आपका जो है ना ओवरऑल ज़मीर भी मुतमिन होता है कि यार अब मैं क्लीन हूँ, ठीक है, जो करना है अपने उस पर करना है। हमने फिर सेकंड लोन लिया, उसके बाद इसको एक्सपैंड किया, उसके बाद का खैर बात बस नो मोर IMF नो मोर बैंक्स। तो मतलब कहने का कि जब आपका वो हार बन जाता है, पंजाबी वाली गल, तो बैंक पूछता है कि हाँ भाई कितने पैसे तुम्हें चाहिए, मैं बजट रख रहा हूँ। तो पता कि यार ये हमारा बहुत अच्छा गाहक है, इसने तो सारे पैसे वापस कर दिए। सर इवन प्राइवेट इन्वेस्टर खड़े हो जाते हैं आपके साथ, आप एक आवाज़ लगाएं मार्केट में, 10 लोग आपके साथ आ जाते हैं। लास्ट पे सर आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे, ये एक्सपीरियंस बताइए कैसा है, क्योंकि इसमें भी मैंने सुना है कि बहुत पॉलिटिक्स चलती है और इसमें भी जो आपने शुरू में बात की कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में यहाँ पे भी बात नहीं की जाती, हालांकि ये एक ऐसा वेन्यू है जहाँ से ये आवाज़ बड़ी लाउडली उठनी चाहिए। नहीं, एज एन मैं प्रेसिडेंट से पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा था, सही, 2005 में, फिर 2015 में मैं प्रेसिडेंट हो गया। तो एक्सपीरियंस मेरा ये है कि चेम्बर्स आर नॉट वर्किंग फॉर देयर रियल पर्पस। रियल पर्पस हमारा है पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी एडवोकेसी, ठीक है, विद द सेंटर एंड इवन विद द प्रोविंसेस एज वेल। तो हम जिस तरह की बाकी की सारी सियासत होती हैं, हमारी भी वो पर्सनल सी हो जाती हैं, मगर हमने बहुत इस पे काम किया है और गवर्नमेंट को बहुत, अब तक हम कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स के बगैर आप काम ना करें। सही, ठीक है जी, आपने भी इन्होंने बनाई है वो SIFC, ठीक है जी, हम उसमें भी कह रहे हैं कि आप स्टेक होल्डर्स को लेके आएँ। और अगर एग्रीकल्चर की बात करनी है तो एग्रीकल्चरिस्ट को लेके आएँ, आप इंडस्ट्री की बात करनी है तो इंडस्ट्रीज को साथ बैठाएँ, तो उनको पता है इश्यूज़ क्या हैं। और हर सेक्टर के लिए, ग्लास फैक्ट्री है तो ग्लास वालों को बुलाएं, लेदर का है तो लेदर को बुलाएं, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल को बुलाएं। तो उसमें हम अभी तक कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मिनिस्टर्स और इस्लामाबाद का रवैया कुछ फ़र्क है, ठीक है जी। उसमें हम अब मैंने पिछले 2 सालों से अपने ग्रुप को ये कहना शुरू किया कि वी शुड क्रिएट लॉबिंग, 4-5-6 बंदे ऐसे रखें जो इस्लामाबाद जाके लॉबिंग करें, मिनिस्टरों के पीछे, सेक्टरों के पीछे पड़ जाएं कि भाई ये काम होने वाला है, जस्ट राइटिंग अ लेटर
और 1 फ़ोन कॉल It's not gonna work. वो मैटर नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपका बहुत बहुत मज़ा आया। जनरली जो डिस्कशन हुई, यही जो बात मैं ऑफ कैमरा कर रहा था कि एक 25 साल के बच्चे से और एक 25-30 साल 40 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से जो बात करने का फ़र्क है ना, वो यहाँ पे है। ठीक है कि जो भी आपने बात की ना पीतुली, और इसके पीछे कोई ना कोई बेस है, ऐसे नहीं कि बस कहानी याद की और आके सुना दी। तो मुझे जनरली बहुत मज़ा आया एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। इंशाल्लाह। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह लाचारी साहब ने कहा कि अगर वाकई हमें कुछ बनना है तो सबसे पहले हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इस मुट्ठी को बंद करना पड़ेगा, इस मुट्ठी को स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर पावर हो। जब हम 5 फिंगर्स को खोलेंगे तो कोई भी आएगा बाहर से या अंदर से तोड़ के निकल जाएगा। और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं इनके ऊपर हमें रिलाई करना होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। तो बैकबोन अब ये आपने डिसाइड करना है, आप यंग बच्चों ने डिसाइड करना है कि आपने बैकबोन का हिस्सा बनना है या जिस्म के बाकी अज़ा बनना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बैकबोन बनिए, क्योंकि बैकबोन जो है वो हमेशा पिलर का किरदार अदा करती है। तो हमारे जितने अरबाब इख्तियार हैं उनको भी चाहिए कि प्लीज़ थोड़े से होश के नाखून लें। इन यंग बच्चों को, हम दुनिया की उन चंद कंट्रीज़ में से हैं जिनकी यंग जनरेशन 60% से ज़्यादा है। ये दुनिया में सिर्फ चंद एक लोग हैं, चंद एक मुल्क ऐसे हैं, और हम फॉर्चुनेटली दुनिया के उन चंद कंट्रीज़ में से हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं। हमारे मैक्सिमम यंग बच्चे जो हैं अच्छे लेवल की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, लाचारी साहब जैसे चंद लोग सामने आएँ और इन बच्चों को नरिशिंग करें, इन बच्चों की तरबियत करें, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी। जब तक इन जैसे लोग सामने आके बात करते रहेंगे, इस तरह के प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास आते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया के अच्छे ममालिक में शुमार होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।